नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बनाया हुआ है, एग्जाम में नहीं आया है, ये मैंने बनाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। Mr. Viraj is a registered dealer under GST supplying taxable goods to a large number of customers either directly or through Tushar who is guaranteeing the payment on the behalf of buyer to the seller। तो मिस्टर विराज है और ये सेल करता है और ये मिस्टर तुषार के थ्रू सेल कर रहा है, जो पेमेंट की गारंटी दे रहा है, गारंटिंग गारंटी दे रहा है पेमेंट की, ठीक है। थोड़ा हम ड्रॉ कर लेते हैं तो समझना थोड़ा आसान होगा। Mr. Tushar charges commission 12%, whereas the other agent charges commission 10% for similar services. The only difference was that Mr. Tushar guaranteed the payment from buyer, whereas other agent does not provide any such guarantee to principal supplier। ठीक है, यानी तुषार जो है वो एजेंट है और वो डेल क्रेडिटरी एजेंट है। एक क्लैरिफिकेशन हमने पढ़ा था रिगार्डिंग टू डेल क्रेडिटरी एजेंट, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। और वो कमीशन 12% लेता है। Goods worth rupees 5 lakhs were supplied by Mr. Viraj to Mr. Somesh, routed through Tushar, whereas invoice issued by Mr. Tushar in the name of Mr. Viraj। एक कोई गुड्स है जो कस्टमर को दिया गया और कस्टमर जो है रूटेड थ्रू तुषार, यानी तुषार के थ्रू, जिसमें डायरेक्ट इनवॉइस मिस्टर विराज का है और रुपीज 5 लैक्स में सेल किया गया, रुपीज 5 लैक्स में। ओके, प्रिंसिपल सप्लाई, एक मिनट, गुड्स वर्थ रुपीज 5 लैक्स वेर सप्लाइड बाय मिस्टर विराज टू सोमेश। हाँ, कस्टमर जो का नाम है सोमेश, ठीक है, कस्टमर का नाम है यहाँ पे सोमेश। बायर मिस्टर सोमेश फेल्स, एक मिनट, हाँ, invoice was issued by Tushar in the name of Viraj, Tushar, where invoice was issued by Mr. Tushar in the name of Viraj। यानी एजेंट ने जो इनवॉइस इशू किया, ध्यान से देखिएगा, वो इन द नेम ऑफ इनवॉइस जो दिया गया सोमेश को, वो इनवॉइस जो है यहाँ पे बेटा वो प्रिंसिपल के नेम पे इनवॉइस है, इनवॉइस एजेंट के नेम पे नहीं, इनवॉइस इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल है। चलो, तो पहले स्टॉक ट्रांसफर हुआ, ओके, मतलब उसके थ्रू सेल किया गया, इनवॉइस 5 लाख का बनाया गया, इनवॉइस 5 लाख का बनाया गया। और ऐसे सिचुएशन में जो इनवॉइस 5 लाख का बनाया गया सोमेश को, ओके, ये इनवॉइस जो है बेटा यहाँ डायरेक्टली प्रिंसिपल के नाम का है, ठीक है। उसके आगे कहते हैं बायर मिस्टर सोमेश फेल्स टू पे 5 lakhs विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, सो मिस्टर तुषार who has undertaken the guarantee make the payment to Mr. Viraj on the behalf of Mr. Somesh and charges 15,000 interest to Somesh। यानी पेमेंट यहाँ पे तुषार ने कर दिया था 5 लाख का, क्योंकि गारंटी उसने ली थी, और 5 लाख का पेमेंट कर दिया और सोमेश को इंटरेस्ट लगाया गया, सोमेश को यहाँ पे इंटरेस्ट लगाया गया। तो यहाँ पे बेटा इंटरेस्ट लगाया गया और वो इंटरेस्ट 15,000 का लगाया गया, ठीक है, इंटरेस्ट 15,000 का लगाया गया। आगे पढ़ते हैं। ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ सच गुड्स वाज 5,10,000। ओपन मार्केट वैल्यू भी दे दी उन्होंने, ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स 5,10,000, ठीक है, 5,10,000। चलो, उसके बाद में यहाँ पे देखिए वो क्या कहते हैं, whether Mr. Tushar, a Dell credit agent, will fall within the ambit of para 3 of schedule 1। देखो, तुषार पहली बात तो इनवॉइस अपना नहीं दे रहा है, वो प्रिंसिपल का दे रहा है, इसलिए पैरा 3 में नहीं आएगा। दूसरा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर मिस्टर विराज अज्यूमिंग जीएसटी रेट 12%। इनवॉइस डायरेक्टली विराज का बन रहा है या इनवॉइस डायरेक्टली प्रिंसिपल का बन रहा है, तो वैल्यू उसकी ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी 5 लाख, क्योंकि तुषार सिर्फ दे रहा है पर इनवॉइस तो प्रिंसिपल का बन रहा है, इसलिए वैल्यू 5 लाख ही होगी उसकी, ठीक है। आपको अगर मेरा क्लैरिफिकेशन याद होगा तो इनवॉइस प्रिंसिपल का ही माना जाएगा, 5 लाख की वैल्यू होगी, उसके ऊपर जीएसटी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 12% जीएसटी है। वेदर कमीशन चार्ज बाय मिस्टर तुषार टू मिस्टर विराज वुड लायबल टू जीएसटी, यस, 12% कमीशन पे अलग से जीएसटी आएगा, जो
तुषार की सर्विस मानी जाएगी टू विराज और उसके ऊपर अलग से जीएसटी आएगा। चलो तीनों एग्जाम्पल तो हमारे हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, वेदर इंटरेस्ट चार्ज बाय मिस्टर तुषार टू मिस्टर सोमेश विल फॉर्म ए पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। नहीं, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है, अगर इनवॉइस जो है प्रिंसिपल का है तो ये इंटरेस्ट ये फाइनेंस का इंटरेस्ट है। ओके, क्योंकि इसने फाइनेंस कर दिया 5 लाख तो फाइनेंस का इंटरेस्ट है, तो ये इंटरेस्ट जीएसटी पे नहीं आएगा, ये एग्जम्प्ट होगा 15,000। लेकिन बाद में वो क्या कहते हैं, वुड आंसर डिफर इफ मिस्टर तुषार इशू द इनवॉइस इन हिज ओन नेम फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। हाँ, अगर वो खुद के नेम पे इशू कर रहा है तो फिर क्या होगा। तो चलिए, पहले तो 4 के आंसर बहुत इजी है, 5वां थोड़ा यहाँ पे ट्रिकी है। पहले 4 के आंसर देख लेते हैं। ओके, लीगल प्रोविजन सेक्शन 7 शेड्यूल 1, उसके बाद में हो सकता है तो सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन। ओके, तो आप पैरा 3 दोगे, पैरा 3 के हिसाब से सीबीआईसी ओके दोनों लिखोगे, सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन यहाँ पे लिखोगे। पैरा 3 क्या कहता है कि अगर सप्लाई प्रिंसिपल टू एजेंट है, where agent undertakes further supply, या एजेंट टू प्रिंसिपल है where agent procure on the behalf of principal, जहाँ इनवॉइस एजेंट का है तो पैरा 3 में आएगा। फिर गिवन सिनारियो में जहां तक देखा जाए, तुषार इज सप्लाइंग ऑन द बिहाफ ऑफ विराज और इशूइंग द नेम ऑफ इनवॉइस ऑफ विराज। ओके, तो ऐसे केस में वो पैरा 3 के शेड्यूल में नहीं आएगा, मतलब पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 के इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ सिंपल है, विराज जो इनवॉइस इशू कर रहा है तो 5,60,000 और 5,60,000 यानी 60,000 जीएसटी हुआ, तो 5,60,000 टोटल इनवॉइस वैल्यू होगी। और इंटरेस्ट ये वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो वैल्यू से कोई कंसर्न नहीं रखता है, वो यहाँ पे एजेंट ने फाइनेंस किया है, फाइनेंस किया है तो केस में वो इंटरेस्ट एग्जम्प्ट रहेगा। हाँ, तुषार जो कमीशन चार्ज कर रहा है, कमीशन जो है वो 60,000 जो है यहाँ पे, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। ओके, तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा, जो भी जीएसटी रेट अप्लीकेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड, in there is a levy on interest charged by Mr. Tushar to Mr. Somesh, but via exemption notification such interest is exempted. Okay, वो exempted होगा और वैल्यू में भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो फाइनेंस चार्जेस कंसीडर हो गए। आप लिख सकते हो इट इज ट्रीटेड एज फाइनेंस चार्जेस, फाइनेंस चार्जेस। ठीक है, इट इज ट्रीटेड एज फाइनेंस चार्जेस। उसके बाद में अब 5th नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर एजेंट खुद का इनवॉइस इशू कर रहा है तो सिनारियो बदल जाता है। अगर उसका ओन इनवॉइस नेम होगा, ओके, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन आ गया तो हमारी तैयारी है। ठीक है, ये मैंने बनाया हुआ क्वेश्चन है। अगर उसका खुद का इनवॉइस है तो ऐसे सिचुएशन में देखो बेटा, वो पैरा 3 के स्कोप में आ जाएगा। अब इसका वैल्यूएशन रूल 29 ऑफ सीजीएसटी रूल्स, ये मैं डिटेल में पढ़ा होगा आपको वैल्यूएशन चैप्टर में। ये रूल के हिसाब से वैल्यूएशन होता है, वो हम वैल्यूएशन चैप्टर में पढ़ेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। और वो चैप्टर होने के बाद वापस से एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लेना, ओपन मार्केट उसकी वैल्यू क्या होगी। क्योंकि अब देखो क्या है बेटा, हमारे इसमें एजेंट इनवॉइस दे रहा है। अब एजेंट इनवॉइस दे रहा है, अब ये दो ट्रांजेक्शन अलग हो गए। ये स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई बोला जाएगा, स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई बोला जाएगा, तो इसका भी वैल्यूएशन करना पड़ेगा। और आगे एजेंट जो बेच रहा है उसका इनवॉइस, एजेंट का इनवॉइस अलग हो जाएगा, यानी अब ये कंसेप्ट ही बदल जाएंगे, अब ये कंसेप्ट ही बदल जाएंगे। अब दो ट्रांजैक्शन अलग अलग हो गए, यहाँ स्टॉक ट्रांसफर हुआ उसका भी वैल्यू, और जहां तक है इनवॉइस इशू हो रहा है उसकी भी अलग से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब पहले तो स्टॉक ट्रांसफर के केस में, ये केस में लॉ क्या कहता है, ये केस में लॉ ये कहता है कि यहाँ रूल 29 लग जाएगा। स्टॉक ट्रांसफर, तो स्टॉक ट्रांसफर रूल 29 के हिसाब से वैल्यूएशन होगा, यानी जब भी प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करता है तो रूल 29 के हिसाब से वैल्यूएशन होगा। और रूल 29 के हिसाब से वैल्यूएशन क्या होगा, तो ओपन मार्केट वैल्यू जो होगी उसकी, या 90% या 90% ऑफ लाइक गुड्स जो रिसिपिएंट आगे चार्ज कर रहा है। थोड़ा ये समझने में अभी दिक्कत होगी, लेकिन जब हम वैल्यूएशन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, इसको डिटेल में। पर इसमें दो ऑप्शन ए और बी, तो ऑप्शन ए में वैल्यूएशन कैसा और ऑप्शन बी में वैल्यूएशन कैसा। ओके, ए और बी आपने लिखना। ए में अगर मैं ओपन मार्केट वैल्यू लो उसके ऊपर जीएसटी, तो 5,71,200, यानी ये स्टॉक ट्रांसफर ओपन मार्केट वैल्यू मैं ले लूंगा 5,10,000। ओके, उसके ऊपर जीएसटी
और जीएसटी जो भी लगेगा, ओके, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो उसके ऊपर जीएसटी कितना लग रहा है, 61,200, 61,200 द टोटल वैल्यू उसकी आ जाएगी। ये स्टॉक ट्रांसफर का वैल्यूएशन हुआ। ओके, पर स्टॉक ट्रांसफर के वैल्यूएशन के दो तरीके, जो भी आपको बेनिफिशियल रहेगा वो आपने लेना है। दूसरा तरीका क्लॉज बी में, ओके, यहाँ पे दूसरा तरीका क्लॉज बी में, ये दो तरीके मैंने यहाँ पे दिए हैं, दोनों में से जो भी बेनिफिशियल होगा। अब दूसरा तरीका क्या है कि आगे जो एजेंट बेच रहा है, जो प्राइस पे बेचेगा उसकी 90%। अब एजेंट आगे जब बेचेगा तो मैं यहाँ प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि जब आगे बेचेगा तो वो इंटरेस्ट भी लगाएगा, सॉरी कमीशन लगाएगा अपना, उसका कमीशन भी अर्न करेगा, तो उसका कमीशन 12%, ओके 12%, और इंटरेस्ट भी ऐड करेगा, इंटरेस्ट भी ऐड करेगा, तो उसका इंटरेस्ट जो भी बनता है, ये इंटरेस्ट जो है यहाँ पे मैं आप लिख दो 15,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 112। ओके, वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाता है। तो अगर जीएसटी हटा दे तो इंटरेस्ट की वैल्यू इतनी, मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो इंटरेस्ट है टोटल हुआ उसका 90%, 5,26,135। देयरफॉर ओपन मार्केट वैल्यू इज बेनिफिशियल, ओपन मार्केट वैल्यू इज बेनिफिशियल टू द एसएससी, ऑप्शन ए, ऑप्शन अंडर क्लॉज ए उसको ज्यादा बेनिफिशियल है, तो वो ये रेट से नहीं जाएगा। अब बताता हूँ, थोड़ा आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे जब एजेंट अपना इनवॉइस देगा, एजेंट इनवॉइस, हमारे डायग्राम पे आ जाओ, ये एजेंट का इनवॉइस है, ओके, एजेंट का इनवॉइस है। तो मैंने यहाँ थोड़ा प्रिज्यूम किया है कि वो आगे प्राइस क्या लगाएगा, वो आगे प्राइस क्या लगाएगा, ठीक है। तो मैंने ये बेस लिया कि वो आगे प्राइस इस तरह से लगाएगा कि एजेंट जब आगे बेचेगा तो यहाँ पे 5,10,000 जो हमने ओपन मार्केट वैल्यू लिया, 5,10,000, ठीक है, प्लस, ओके, 5,10,000 प्लस वो अपना कमीशन भी ऐड करेगा 12%। तो एक मिनट है, वो अपना कमीशन भी ऐड करेगा 10%, 12%। तो उसका कमीशन कितना बनता है, उसका कमीशन ये इस एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो 61,200 प्लस 13,393, तो 61,200, 61,200 उसका कमीशन हुआ, और प्लस वो इंटरेस्ट भी ऐड करेगा, क्योंकि अब ये इंटरेस्ट जो है, ध्यान सुनना, अब वो इंटरेस्ट फाइनेंस का पार्ट नहीं हुआ, क्योंकि अब उसने सेल किया, सेल किया। तो आगे में सेक्शन 15 में आपको डिटेल में पढ़ा होगा, डोंट वरी, अभी नहीं भी समझा, सेक्शन 15 टू ओके डी में मैं पढ़ा होगा। अगर इंटरेस्ट लगाया फॉर डिले पेमेंट, क्योंकि अब ये जो है ये फाइनेंस नहीं कहा जाएगा, क्यों, क्योंकि पहली परचेस ये मानी जाएगी, दूसरी ये मानी जाएगी, तो अब ये इंटरेस्ट फाइनेंस नहीं कहा जाएगा। सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन के हिसाब से इंटरेस्ट जो है ये इंटरेस्ट भी इसमें ऐड होगा, इसलिए 15,000 इंटू, ओके, ये, और एज पर लॉ 15(2)(d के हिसाब से, ओके, इंटरेस्ट जनरली हम इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पकड़ते हैं, मैं सेक्शन 15(2) में मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 112 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पड़े, तो 13,000 कितना आ रहा है, वो 13,363 वो इंटरेस्ट एलिमेंट आएगा, 393। तो 13,393 ये इंटरेस्ट एलिमेंट आया। मतलब मैं क्लॉज बी के तहत ये निकाल रहा हूं। तो एक बार फिर से मैं यहां क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, मुझे ये स्टॉक वैल्यूएशन करना है। स्टॉक वैल्यूएशन में ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बेटा ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, या ऑप्शन बी, ऑप्शन बी के तहत वो आगे क्या प्राइस चार्ज करेगा उसका 90%। तो वो आगे क्या प्राइस चार्ज करेगा ये मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये प्रिजम्पशन लेके निकाल रहा हूँ, ये प्रिजम्पशन लेके निकाल रहा हूँ कि भाई उसके ओपन मार्केट वैल्यू 5,10,000 प्लस वो अपना कमीशन भी ऐड करेगा, प्लस वो इंटरेस्ट भी ऐड करेगा, और जो भी आएगा उसका 90%। मतलब मैं वैल्यूएशन ये स्टॉक का ही कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं वैल्यूएशन ये स्टॉक का ही कर रहा हूँ, पर इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के हिसाब से मैं वैल्यूएशन कर रहा हूं, और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के हिसाब से इसका 90% निकाल रहा हूं, और ये जो 90% है वो मैं यहाँ पे ले लूंगा, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं वैल्यूएशन अभी ये ट्रांजेक्शन का कर ही नहीं रहा हूं, मैं स्टॉक ट्रांसफर, लेकिन रूल 29 कहता है कि भाई ओपन मार्केट वैल्यू या ये आगे जो बेचेगा उसकी 90%,
आगे जो बेचेगा उसका 90%। तो ऐसे सिचुएशन में मैं उसका 90% यहाँ पे ले रहा हूँ, उसका 90% मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि उसका 90% 5,26,134 आ रहा है, 5,26,134 आ रहा है। तो ऐसे केस में उसको पहला ऑप्शन ही अच्छा है कि स्टॉक ट्रांसफर वो जो है क्लॉज ए के तहत कर ले, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आई रिपीट, क्लॉज ए के तरफ, क्योंकि उसको दोनों में से कोई भी ऑप्शन अलाउड है रूल 29 में। फिर से कहता हूँ, रूल 29 हम बाद में देखेंगे, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो ठीक है, आपको बहुत इजीली समझ जाएगा रूल 29 के बाद। उसके बाद में नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय मिस्टर तुषार टू मिस्टर सोमेश विल बी एज फॉलोज। अब मैं सेकंड ट्रांजेक्शन का वैल्यूएशन करूंगा। अब ये तो बेटा सिर्फ मैंने रूल 29 के लिए किया, आई रिपीट रूल 29 के लिए किया। एक्चुअल वैल्यूएशन अब मैं करूंगा, और एक्चुअल वैल्यूएशन इस तरह से करूंगा कि यहाँ पे उसकी प्राइस ऑफ द गुड्स 5 लाख थी, ओरिजिनल प्राइस तो 5 लाख थी, जो 5 लाख पे उसने के आगे सेल करना है, प्लस वो अपना कमीशन ऐड करेगा, प्लस वो इंटरेस्ट ऐड करेगा। ओके, इंटरेस्ट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाएगा, टोटल वैल्यू उसके ऊपर जीएसटी, और जो उसने स्टॉक ट्रांसफर पे जो पे किया जीएसटी, कितना पे किया स्टॉक ट्रांसफर पे 61,200, उसका आईटीसी भी ले लेगा। थोड़ा इसको और अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। देखो, ये जो है स्टॉक ट्रांसफर पे हमने 5,10,000 वाला ऑप्शन लिया, और 61,200 उसका जीएसटी हमने कैलकुलेट किया। अब ये जो पहला कैलकुलेशन किया था 5,10,000, उसमें कमीशन, उसमें इंटरेस्ट, ये मैंने एक्चुअल ये ट्रांजेक्शन का वैल्यूएशन नहीं किया, मैंने रूल 29 के तहत ए या बी, उसमें से हमने कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, तो मैंने ए ऑप्शन के बेस पे उसका कैलकुलेशन किया। ठीक है, ए ऑप्शन के बेस पे उसका कैलकुलेशन किया। उसके लिए मैंने यहाँ पे इसका 90% हमको बेनिफिशियल है या नहीं है, ये निकालने की मैंने वैल्यूएशन किया। ये वीडियो आप फिर से देख लेना जब आपका रूल 29 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक्चुअल वैल्यू कैसे निकलेगी, तो एक्चुअल गुड्स तो 5 लाख में ही आया। अब आगे तुषार सोमेश को जब बेच रहा है तो एक्चुअली तो 5 लाख में ही गुड्स आया, रियल वैल्यू 5 लाख में गुड्स आया है। दूसरा, यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो मैं कमीशन ऐड करूंगा, 61,200 कमीशन ऐड हो जाएगा, और उसके बाद में इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, और इस एक्चुअल वैल्यू पे ट्रांजेक्शन पे जीएसटी आएगा, और जो भी जीएसटी आएगा तो इसका क्रेडिट ये जीएसटी में उसको मिल जाएगा, ठीक है। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि सर ठीक है, आपने एक्चुअल 5 लाख पे किया, एक्चुअल ये 5 लाख पे किया, तो फिर ये जब क्लॉज बी का वैल्यूएशन हम कर रहे थे रूल 29 में, यहां भी क्यों नहीं 5 लाख लिया। मैं आप सही कहोगा, यहाँ 5 लाख भी ले सकते हैं, और ओपन मार्केट वैल्यू 5,10,000 भी ले सकते हैं। तो आपने 5 लाख भी लिया तो गलत नहीं है, आई रिपीट 5 लाख भी लिया तो गलत नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो मैं आपको ये कहूंगा कि 5 लाख ही ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम वो आगे कितने में बेचेगा उसका 90% ले रहे हैं। तो ज्यादा बेटर तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ 5,10,000 लेने के बजाय 5 लाख ही लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक बार फिर से, ओके, एक बार फिर से यहाँ पे मैं पहले तो स्टॉक ट्रांसफर का वैल्यूएशन करूंगा। स्टॉक ट्रांसफर का वैल्यूएशन रूल 29 के हिसाब से ओपन मार्केट वैल्यू या जो ये आगे प्राइस में बेचेगा उसका 90% जो आपको बेनिफिशियल है। अब ये आगे क्या बेचेगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे ओके वो प्राइस निकाली, और इसका वैल्यूएशन 5 लाख के बेस पे अलग किया। अब बेटा देखो, आगे मैंने ए और बी मुझे ऑप्शन निकालना था, और जो भी बेनिफिशियल है वो लेना था। तो यहाँ 5,10,000 को बेस लेके मैंने उसका वैल्यूएशन किया। लेकिन आप ओके और 5 लाख लेके भी कर सकते हो, 5 लाख लेके भी किया तो भी आपको ऑप्शन 1 ही ज्यादा बेनिफिशियल आएगा। ओके, क्या होगा, इसमें से 10,000 कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 5,74,000, यानी ये टोटल अगर आपकी आएगी तो 5,74,593। ओके, तो 5,74,593 इंटू 90%, यानी वो आएगा 5,17,000 वैल्यू। ओके, 5,17,134। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि 5,17,134 और इधर 5,10,000, तो आपको स्टॉक ट्रांसफर आपको 5,10,000 ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो एक बार फिर से, ये ए और बी स्टॉक ट्रांसफर का वैल्यूएशन रूल 29 के हिसाब से चल रहा है। यहाँ 5,10,000 मैंने बेस लिया, आप 5 लाख भी ले सकते हो और 5 लाख को बेस लेके भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, ओके, गलत नहीं है। मैंने 5,10,000 ओपन मार्केट वैल्यू के बेस पे लिया, आप 5,10,000, क्योंकि ओपन मार्केट वैल्यू जो आगे सेल हो रहा है
फिर उसका 90% तो मैंने उसमें कमीशन और इंटरेस्ट, क्योंकि वो अपना कमीशन भी ऐड करेगा, इंटरेस्ट भी ऐड करेगा, तो उसके बेस पर लिया है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप 5 लाख भी लो तो गलत नहीं है। दूसरा, नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे एक्चुअल क्या ट्रांजेक्शन हुआ, क्योंकि एक्चुअल वो आगे बेचेगा तो उसको तो 5 लाख में मिला, प्लस अपना कमीशन ऐड करेगा, इंटरेस्ट उस इसमें ऐड हो जाएगा एज पर क्लैरिफिकेशन, और 12% का जीएसटी, स्टॉक ट्रांसफर का क्रेडिट ले लेगा, नेट वो पे करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, दोनों ऑप्शन सही है, 5,10,000 या 5 लाख, पर मोर अप्रोप्रिएट 5 लाख वाला ऑप्शन ज्यादा सही है। ठीक है, डन, ओके। ओके दोस्तों, मुझे लगता है आज यहीं रुक जाते हैं। ओके, आगे के क्वेश्चन डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो बाय, गुड नाइट। मेरे साथ पूरा क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व कर लो। इस बार 80 पार, ठीक है, 80 पार होना चाहिए। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि कान कर दो, सब तरफ अपनी डिमांड कर दो। डन। ओके, सो थैंक यू बच्चों, बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। Mr. Sagar import interior design service for designing his office from his brother Mr. Raj, who resides in UK from last 1 year, whether it is treated as a supply under GST law। ठीक है, थोड़ा केस को देखो। सागर इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस, डिजाइनिंग ऑफ हिज ऑफिस फ्रॉम हिज ब्रदर यानी रिलेटेड मिस्टर राज, हु रिसाइड्स इन यूके फ्रॉम लास्ट 1 year, वेदर इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई और नॉट। तो अगर हम यहाँ पे वेट, यहाँ पे ध्यान से देखना कि पहले आप कोशिश करो कि क्या क्या है। तो सर्विस इंपोर्ट हुई, इंपोर्ट सर्विस है, ठीक है, इंपोर्ट सर्विसेज तो मेरे सामने सेक्शन 7(1)(b) और पैरा 4 आना चाहिए, और ब्रदर है, ब्रदर है, और उससे सर्विस ली, और ऑफिस के लिए सर्विसेज ली, ऑफिस के लिए सर्विसेज ली। तो मेरे हिसाब से अगर वो ऑफिस के लिए सर्विस लेता है, अब यहाँ पे ये नहीं दिया है कि कंसिडरेशन है या नहीं है, तो आपका आंसर किस तरह से होना चाहिए। तो अब कंसिडरेशन होगा नहीं होगा, रिलेटेड पार्टी है या नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ब्रदर क्या रिलेटेड माना जाता है नहीं जाता है। तो फैमिली की डेफिनेशन में अगर डिपेंडेंट ब्रदर होगा तो ही रिलेटेड माना जाता है, डिपेंडेंट नहीं होगा तो रिलेटेड नहीं माना जाता है। ठीक है, सेक्शन 249 में फैमिली की डेफिनेशन दी है। चलो आंसर पढ़ लेते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह से इसको हम एग्जाम में अरेंज करेंगे। तो लीगल प्रोविजन, एज पर द प्रोविजन ऑफ पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ CGST एक्ट, import of any service without consideration from a related person outside India। ओके, यानी सबसे पहले तो पैरा 4 यूज किया गया, और इसमें कहा गया कि लॉ ये कहता है कि अगर आपने रिलेटेड पर्सन से कोई भी सर्विस इंपोर्ट की विदाउट कंसिडरेशन तो उसे सप्लाई माना जाएगा। फिर दूसरा डिस्कशन होगा, पर्सन आर ट्रीटेड एज रिलेटेड इफ दे आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली। अब रिलेटेड की डेफिनेशन आपको पूरी नहीं लिखनी है, उसमें तो बहुत सारा प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑफ कॉमन ऑफिसर्स और डायरेक्टर, उसमें का एक पॉइंट आप पर आपको फोकस लाना है, और वो कि मेंबर ऑफ सेम फैमिली रिलेटेड कहा जाता है। यानी पहला पॉइंट आपने लीगल प्रोविजन, पॉइंट फिक्स करो मेरे साथ, पॉइंट फिक्स करो। पहला पॉइंट आपने लीगल प्रोविजन फिक्स किया, दूसरा पॉइंट आपने जो है यहाँ पे कि अगर फैमिली मेंबर होगा तो रिलेटेड बोला जाता है। तीसरा, फैमिली की डेफिनेशन, यानी इस आंसर का फ्लो होने का ये देखो तरीका देखो, यानी किस तरह से वो हमारे मेन पॉइंट पे फ्लो हुआ, यही आपको समझना है। सजेस्टेड आंसर में इंस्टीट्यूट क्या चाहती है, आरटीपी में क्या चाहती है, या फिर मैं जब ड्रा कर रहा हूँ तो वो किस तरह से फ्लो मेंटेन कर रहा है, सो दैट कि स्पेसिफिक जो सवाल पूछा गया उसके ऊपर आके आंसर हमारा रुक जाए और कंक्लूड हो जाए। ये तरीका जिसको आ गया, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, पर ये तरीका जिसको आ गया बेटा बॉस, उसको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ मेरे सब्जेक्ट में नहीं, कोई भी सब्जेक्ट में उसको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे कंक्लूजन देखो। पहले तो फैमिली मीन्स
स्पाउस और चिल्ड्रेन वो ऑलवेज फैमिली में आएंगे, एंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर फैमिली में तब आएंगे जब वो वोनली डिपेंडेंट है, जब वो वोनली डिपेंडेंट है तब आएंगे, अदरवाइज नॉट। उसके बाद में कंक्लूजन, सिंस द क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन दैट ब्रदर इज डिपेंडेंट, he reside in UK from the last 1 year, so brother is not dependent, therefore he will not be considered as related party. अब आपने भी, मैं ये कहूँगा कि जब क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता है कि डिपेंडेंट है या नहीं है, तो जब वो फैक्ट्स क्लियर बता रहे, क्या फैक्ट्स बता रहे बेटा, फैक्ट्स ये बता रहे कि वो 1 साल से बाहर है, यूके में है, तो वो नॉन डिपेंडेंट माना जा रहा है। तो ये फोर्थ पॉइंट कि भाई हम नॉन डिपेंडेंट, एंड फिफ्थ पॉइंट, therefore in given case referring the above provision, importation of service by Sagar for designing his office from his brother Mr. Raj without consideration, क्योंकि कंसिडरेशन के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो मैं फिर से एक एजम्पशन ले रहा हूँ, विदाउट कंसिडरेशन will not be treated as supply of service even if in the course of business. Since Mr. Raj is not dependent on Mr. Sagar, he will not be considered as related party. देखो 7(1) तो तभी अप्लाई होता है जब वो रिलेटेड है, और पैरा 4 तब अप्लाई होता है, सॉरी 7(1) तभी अप्लाई होता है जब कंसिडरेशन है, और पैरा 4 तब अप्लाई होता है जब रिलेटेड पार्टी विदाउट कंसिडरेशन। तो यहाँ पे ये बेस लिया गया कि नॉन कंसिडरेशन ट्रांजेक्शन है और नो कंसिडरेशन है इसमें, इसलिए ऐसे सिचुएशन में वो रिलेटेड भी नहीं है, इसलिए ये सप्लाई ही नहीं माना जाएगा इवन दो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस लिया गया। ओके, पर फ्री सर्विस ली गई, तो ये तो आपको पता है कि इंपोर्ट फ्री सर्विस फिर किसी भी पर्पस के लिए लो, अगर रिलेटेड पार्टी से नहीं लिया होगा तो उसके ऊपर टैक्स नहीं आएगा। पर सर एक सवाल है, क्या क्या हम इसमें ऐसा ले सकते हैं, एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं जो मैं चाहता हूं कि करना चाहिए आपने एग्जाम में। ओके, इफ गिवन ट्रांजैक्शन इज फॉर कंसिडरेशन देन इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1)(b). ओके, एक पॉइंट अपनी तरफ से ऐड कर दो ना, नुकसान थोड़ी होने वाला है, फायदे होने वाला है। ओके, तो एक पॉइंट आपने ऐड कर देना चाहिए कि दोनों तरह से आपने आंसर दे देना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे वो क्या कहते हैं, जॉन लिमिटेड यूएसए इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ वीवी लिमिटेड इंडिया, ठीक है। वीवी लिमिटेड इंपोर्ट्स बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस फ्रॉम जॉन लिमिटेड विदाउट कंसिडरेशन इन सितंबर 2017, डज इट क्वालिफाई एज अ सप्लाई? रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पार्टी है तो वो सप्लाई माना जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ खास बात नहीं है। ओके, पैरा 4 शेड्यूल 1 के हिसाब से अगर आपने रिलेटेड पार्टी से इंपोर्ट किया सर्विस तो वो सप्लाई माना जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए बेटा, एबीसी एसोसिएट रिसीव्ड लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस लोकेटेड इन मलेशिया, अपने हेड ऑफिस से लिया, हेड ऑफिस हैज रेंडर सच सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट इट्स ब्रांच ऑफिस, डज इट क्वालिफाई द सप्लाई? यस, ओन एस्टेब्लिशमेंट से आ रहा है, अगर ओन एस्टेब्लिशमेंट से आ रहा है तो डेफिनेटली वो सप्लाई माना जाएगा इवन दो फ्री आ रहा होगा। ओके, और यहाँ एक पॉइंट जरूर देखना, इन्होंने पैरा 4 यानी ये तो दिया है पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1, लेकिन सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट भी कोट किया है कि अपने ही ओन एस्टेब्लिशमेंट को यहाँ पे सेपरेट रिलेटेड पर्सन माना जाता है क्योंकि वो आपका डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है। ओके, तो अगर आप लीगल प्रोविजन पे जाओ तो दो लीगल प्रोविजन कोट हुई है, पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1 और ओन एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन 8 के हिसाब से डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन ये भी कोट हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इज इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज? यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में क्लासिफाई करना जरूरी है? अगर आपको प्रोविजन याद होगी बेटा, तो प्रोविजन शेड्यूल 2 सेक्शन 7(1) कैपिटल ए शेड्यूल 2 वो हेल्प करता है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ योर सप्लाई, आपका सप्लाई गुड्स का है या सर्विस का है, उसके लिए वो हेल्प करता है। एज वेल एज अगर आपको याद होगा तो सेक्शन 8 कंपोजिट और मिक्स सप्लाई वो भी आपको हेल्प करता है। तो क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है भाई, क्यों क्लासिफिकेशन जरूरी है?
क्योंकि इसके आगे आपके जो एग्जम्पशन है, टाइम ऑफ सप्लाई है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, ये इसके बेस पे डिसाइड होता है कि आपका सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है। जीएसटी रेट है, इसके बेस पे डिसाइड होता है कि आपका सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विसेज है। तो यस, ओके, द सीजीएसटी एक्ट 2017 स्पेसिफाई सर्टेन प्रोविजन सेपरेटली फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जैसे सेक्शन 12 और 13 टाइम ऑफ सप्लाई, ये गुड्स के लिए अलग है, सर्विसेज के लिए अलग है। एज वेल एज सेपरेट प्रोविजन फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए अलग अलग प्रोविजन है। फर्दर ओके, रेट, जीएसटी रेट भी आपके ऊपर डिपेंड है कि क्या प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स का है या सर्विस का है, इसके बेस पे जीएसटी रेट अप्लीकेबल है। तो इन सिंपल वर्ड आपका क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए ये क्या कहता है, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब देखो बेटा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड हमने क्या देखा था, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड आपको याद होगा तो हमने यहाँ सेक्शन 71B, सेक्शन 71B और सेक्शन 71C में पैरा 1, सॉरी शेड्यूल 1 में ओके पैरा 4 देखा था। ओके, एक बार मैं 2 मिनट में आपको समझा देता हूँ। 71B में इंपॉर्टेंट था कंसिडरेशन होना चाहिए, फिर वेदर और नॉट, वेदर और नॉट फॉर बिजनेस, वो बिजनेस के लिए है या नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसिडरेशन वहां पे होना जरूरी था। तो ये हमने देखा था यहाँ पे डिस्कशन में सेक्शन 71B में। उसके बाद में सेक्शन 71C की अगर हम बात करें तो सेक्शन 71C में हमने स्पेशली रिलेटेड पार्टी या ओन एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड विदाउट कंसिडरेशन होगा तो भी अगर सर्विस इंपोर्ट होती है तो वो सप्लाई माना जाएगा। बस उसने इम्प्लीकेशन ऑफ इंपोर्ट सर्विस पूछा है, हमें ये 2 पॉइंट्स कवर करने हैं। अब यहाँ पे लिखने का तरीका, सबसे पहले तो यहाँ मैं स्टेप्स बता दूं आपको, तो आपकी स्टेप्स कुछ ऐसी होनी चाहिए कि लीगल प्रोविजन क्या है। ओके, लीगल प्रोविजन नहीं, आप जस्ट इमेजिन करो कि मैं पॉइंट्स कवर करो, मैं लीगल प्रोविजन क्या लिखूंगा, फिर लीगल सेक्शन कौन कौन से सेक्शन कोट करूंगा, सेक्शन 71B एंड शेड्यूल 1 पैरा 4 उसमें आना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं। हाँ, सेक्शन 71B आ गया, शेड्यूल 1 पैरा 4 भी आ गया। अब सेक्शन 71B में एक्सप्लेन कर दो कि वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन होना जरूरी है, वेदर और नॉट फॉर बिजनेस। द इम्पोर्ट ऑफ सर्विस with consideration is taxable in both following situation, whether in the course of business or not in the course of business। यानी अगर आप सर्विस पर्सनल पर्पस के लिए लेते हो तो भी टैक्सेबल है, अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए लेते हो तो भी टैक्सेबल है, अगर कंसिडरेशन है। और विदाउट कंसिडरेशन होगा तो ये वर्ड आपके आने चाहिए रिलेटेड पार्टी और इन ओके फॉर्म ओन एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, डन, सिंपल क्वेश्चन था, आरटीपी में पूछा था। ठीक है, वेल सो दोस्तों, क्वेश्चन या डिस्कशन टाइम। यस, अभी हमारा चैप्टर 2 चालू है, उसके कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो आगे का डिस्कशन हम कंटिन्यू करते हैं। तो आर यू रेडी, यस और नो? चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर हैप्पी हैज अ ह्यूज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लोकेटेड एट अ प्राइम लोकेशन इन मुंबई, महाराष्ट्र। अंडरलाइन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, मुंबई, महाराष्ट्र। He has let out first, second floor to Mr. Peace for residential purpose in April. Mr. Peace surrender his tenancy rights to Mr. Sirin for tenancy premium 10 lakhs on 1st June. Mr. Sirin has also paid the applicable stamp duty and registration charges on transfer of tenancy rights. However, Mr. Sirin has agreed to pay monthly rent 1 lakh to Mr. Happy from June. Okay. Determine taxability of transaction involved in given case for the month of June, ICAI material. अब बेटा आपको याद होगा तो एक CBIC का सर्कुलर था टेनेंसी राइट्स पे। मेरा ये मानना है कि ये लेक्चर को पॉज करके एक बार वो सर्कुलर फिर से देखो, देखो कैसे कंसेप्ट पे ग्रिप आती है। तो पहला स्टेप,
लेक्चर पॉज करके वो इसको और लुक कर लो, ठीक है। अब आपने सर्कुलर पढ़ लिया, ठीक है, पॉज करके आपने देख लिया होगा। अब आपने सर्कुलर पढ़ लिया। अब सर्कुलर पढ़ने के बाद जो भी हम पढ़ते हैं, ये कला है कि अब ये क्वेश्चन, ये जो केस स्टडी है, उसमें इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे उसको मोल्ड करना। क्योंकि पढ़ा तो आप पढ़ते तो आप बहुत कुछ हो, ओके, लेकिन ये प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ने के बाद उसको कैसे मोल्ड करना, कैसे कंसाइज करना, कैसे पॉइंट वाइज मैनर में लेना, ये आपको आना चाहिए। इवन मैंने आंसर देने के बाद मेरे आंसर भी, आप इतने लेंदी आंसर कभी कभी नहीं लिख सकते हो, तो इसको भी कंसाइज करते आपको आना चाहिए। जिसको ये कला आ गई उसके लिए ये प्रोफेशनल कोर्स बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, वो पहले अटेम्प्ट में क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है। बस पहला कदम आप बढ़ाओ, हजारों मीलों का सफर पूरा हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक सर्कुलर नंबर क्लैरिफिकेशन, आंसर पढ़ते हैं ना किस तरह से उन्होंने फ्रेम किया, इसमें भी आप कहाँ शॉर्ट कर सकते हैं ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सर्कुलर नंबर 44/2018, डेटेड, डेट वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सर्कुलर नंबर भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एज पर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन भी लिख दिया, एज पर सर्कुलर नंबर भी लिख दिया तो भी चलेगा। Clarifies that activity of transfer of tenancy right against consideration, that is tenancy premium, okay, squarely covered up as a supply of service। मतलब क्या, पूरे सर्विस देखो, ये सर्कुलर में इतना बड़ा सर्कुलर पड़ा था, लेकिन इसमें से मुझे एक लाइन लिखना है कि टेनेंसी राइट प्रीमियम पे दिया तो वो सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। नाउ इट इज अ फॉर्म ऑफ लीज and renting of property and such activity specifically declared to be a service in schedule 2 any lease tenancy agreement or license to occupy land in the supply of service। अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हो तो उन्होंने सर्कुलर का रेफरेंस तो लिया ही, एज वेल एज शेड्यूल 2 का भी रेफरेंस लिया, शेड्यूल 2 का भी रेफरेंस, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स को मैं टाइम पे संभाल लूंगा, ओके, वो इंपॉर्टेंट नहीं। शेड्यूल 2 में अगर आपको याद होगा तो पैरा 2 है, अगर आप लीज लाइसेंस इजमेंट पे कोई भी बिल्डिंग देते हो, लैंड देते हो, तो वो सप्लाई माना जाता है। सेकंड, इसको ऐसा भी अरेंज कर सकते हो, पहले शेड्यूल और फिर उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन, यानी पहला पॉइंट ये भी ले सकते हो, दूसरा पॉइंट ये भी ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से अरेंजमेंट कर सकते हो और करना भी चाहिए, मैं आपको कहूँगा। क्योंकि ये आंसर सिर्फ आप नहीं पढ़ रहे हो, ये मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको टाइम पे जमना भी चाहिए कि मैं पहला पॉइंट क्या रखूँ, पहले दूसरा पॉइंट क्या रखूँ, सो दैट आपके आंसर शीट कुछ अलग दिखे। उसके बाद में although stamp duty and registration charges have been levied on such transfer tenancy right it shall be still subject to GST। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा क्लैरिफिकेशन इसके बेस पे था कि उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी। अरे भाई स्टैम्प ड्यूटी लग रही है उसके बाद भी, ये बिल्कुल ये सर्कुलर उसके बेस पे था कि भाई स्टैम्प ड्यूटी लग रही है, स्टैम्प ड्यूटी लगने के बाद भी क्या हमें, क्या ये जीएसटी लग सकता है, लग सकता है। merely because transaction supply involves execution of document which may require registration and payment of registration and fees and stamp duty would not preclude from them to the scope of supply। मैं आपको एक बात कहूँ कि ये दो लाइन आप अवॉइड कर सकते हो, आप इतनी ये लाइन भी लिख दिया ना कि भाई स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन दे दिया तो भी उसके ऊपर जीएसटी आएगा। देखो ये दो लाइन लिखने में आपके कम से कम 30 से 40 सेकंड जाएंगे। अगर हर क्वेश्चन में आपने ऐसे 30-40 सेकंड भी, यानी हर क्वेश्चन में हर पैराग्राफ में ऐसे 30-40 सेकंड भी सेव कर लिया ना, तो कम से कम आप 15 से 20 मिनट सेव कर सकते हो, जो आपको बाद में एंडिंग में बहुत काम आते हैं। तो यही तो आपको ये क्वेश्चनर से सीखना है कि भाई ठीक है ये पॉइंट पर जरूरी है क्या, ये पॉइंट या सिर्फ मैंने पढ़ा है लिखना है इसलिए लिखना, अरे मैं पहले पॉइंट में कवर कर रहा हूँ ना और उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, समझ जाएगा। क्योंकि आपकी एक एक लाइन तो वो एग्जामिनर चेक नहीं करेगा ना, ओके, एक एक लाइन तो वो चेक नहीं करेगा ना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे the transfer of tenancy right cannot be treated as a sale of land building in schedule 3 that is not a supply। अच्छा इसमें शेड्यूल 3 का भी रेफरेंस ले चलो, कर लो बात, ओके। यानी देखो लीगल प्रोविजन के कोड देखो, यही तो खास बात है, मजा आता है। टाइम पे नहीं याद आया तो नहीं याद आया, पर हम प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना, प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना, हम अपने आप को ट्रेन तो कर सकते हैं ना। अब क्या होता है, बहुत से लोग अपने आप को ट्रेन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि टाइम पे हमें याद नहीं आएगा, फिर भूल गए तो। अरे भाई तुम स्टार्ट करने के पहले, पहला कदम बढ़ाने के पहले अगर निगेटिविटी से खत्म हो जाओगे तो जिंदगी में वैसे भी कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए यहाँ पे
ट्रेन तो कर लो, टाइम पे याद आया तो लिख लेंगे। और मैं जानता हूँ बेटा, एक्सपीरियंस मेरे पास है कि जितना ज़्यादा ट्रेन करोगे मेमोरी उतना आपको टाइम पे रिकॉल करेगी, और टाइम पे आपको रिकॉल हो गया ना तो जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना बॉस, उस कॉन्फिडेंस का कोई तोड़ नहीं है, बिल्कुल तोड़ नहीं है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ट्रेन करो अपने आप। तो मैंने क्या क्या रेफरेंस किया, मैंने यहाँ पे जहाँ तक कि शेड्यूल 2 पैरा 2 का रेफरेंस लिया, मैंने सीबीआईसी सर्कुलर का रेफरेंस लिया, मैंने शेड्यूल 3 में ओके इसका रेफरेंस लिया। भाई शेड्यूल 3 का रेफरेंस क्यों लिया मैंने, क्योंकि एक बड़ा कंफ्यूजन है कि ट्रांसफर ऑफ राइट्स जो है, ध्यान सुनना, एक कंफ्यूजन ये है कि ट्रांसफर ऑफ राइट जो है, ये ट्रांसफर ऑफ राइट क्या सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है क्या? तो नहीं, ये सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माना जाता है, क्योंकि सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हो तो वो शेड्यूल 3 में एक्सक्लूड हो जाता है और उसके ऊपर सप्लाई नहीं आता है। तो ये भी पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया। सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन आउटगोइंग टेनेंट बाय वे ऑफ सरेंडरिंग द टेनेंसी राइट अगेंस्ट द कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ पोर्शन ऑफ टेनेंसी प्रीमियम इज लायबल टू जीएसटी। Here, hence, in given's case, tenancy premium 10 lakhs received by piece of surrendering his tenancy right liable to GST. The circular further clarified that renting of residential dwelling for use of residence is exempt. So, grant of tenancy right is a residential dwelling for use of resident dwelling against the tenancy premium or periodic rent or periodic exempt. Consequently, monthly rent 1 lakh received by Mr. Happy from Mr. Sereni is also exempt. ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ अंडरलाइन करना है। यहाँ पहले तो मैंने कहा कि नहीं भाई लायबल टू जीएसटी, लायबल टू जीएसटी है, लेवी तो है जीएसटी की टेनेंसी प्रीमियम पे। यानी पहले पैराग्राफ में मुझे ये एक्सप्लेन करना है कि जब आपने स्टैम्प ड्यूटी पे कर दिया या आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दिया, इसका मतलब आप बच जाओगे, ऐसा नहीं है, बच जाओगे ऐसा नहीं है। दूसरा जो है यहाँ जो सर्कुलर है लास्ट कंक्लूड कहता है कि भाई देखो ये टेनेंसी प्रीमियम ये रेंटिंग का ही पार्ट माना जा रहा है, सेल तो नहीं माना जा रहा है, तो वो रेंटिंग का ही पार्ट माना जाता है। तो अगर वो रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग जो आगे एग्जम्पशन में आएगा, तो रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग एग्जम्प्ट है तो ये टेनेंसी प्रीमियम भी एग्जम माना जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ये वाला पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लैरिफिकेशन का, ठीक है। तो ये एग्जम्पशन वाला पैरा, तो इस तरह से आपके पॉइंट फिक्स होने चाहिए। चलो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स फिक्स हुए। मैं यहाँ पे शेड्यूल 2 का रेफरेंस दूंगा, सर्कुलर का रेफरेंस दूंगा, ट्रेन करो अपने आप को। शेड्यूल 3 में बताऊंगा कि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ये पॉइंट पे भी फोकस करूंगा कि जस्ट स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी, इसका रजिस्ट्रेशन फीस के कर दी तो जीएसटी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। फिर ये कि भाई जीएसटी आएगा, ओके, वो टेनेंसी प्रीमियम पे भी आएगा और रेंट पे भी आएगा, लेकिन फिर एग्जम्पशन वाला पॉइंट भी मैं कवर करूंगा। देखो कैसा मजा आता है, ठीक है। चलिए वेल, सो नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। जस्ट डेफिनेशन है, सिंपल क्वेश्चन है, समझाने जैसे इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, डेफिनेशन सेक्शन 230 में कंपोजिट सप्लाई, ख्याल रहे कंपोजिट सप्लाई मींस वन और मोर टैक्सेबल सप्लाई लेना है आपको, सॉरी सप्लाई मेड टू टैक्सेबल पर्सन, मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू recipient consisting टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज। इसमें टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज होना चाहिए। नेचुरली बंडल ये वर्ड आना चाहिए आपका, और ऑर्डिनरी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जिसमें वन सप्लाई इज प्रिंसिपल सप्लाई, और उसका एग्जांपल कंपोजिट सप्लाई का। और मिक्स सप्लाई में ख्याल रहे दोनों में डेफिनेशन में कैसे लिखना है। कंपोजिट सप्लाई में टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई, तो यहाँ पे टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज, ये डिफरेंस है। जो नेचुरली बंडल नहीं है पर सप्लाइड इन कंजंक्शन विच वन अनदर, ये सिंगल प्राइस ये वर्ड आना ही चाहिए। मिक्स सप्लाई में जो सप्लाई किया गया सिंगल प्राइस में सप्लाई किया, वैसा सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई, मतलब वो कंपोजिट सप्लाई नहीं होना चाहिए, तो उसे मिक्स सप्लाई कहा जाएगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, सिंपल था, डेफिनेशन थी, स्पेशली उसमें कुछ भी नहीं था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन वेदर फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉल अंडर द परव्यू ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट। मिस्टर राज हायर्स एन एम्बुलेंस फॉर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऑफ अ डिसीज पर्सन फॉर परफॉर्मिंग फ्यूनरल रिचुअल्स। एम्बुलेंस सर्विस है तो डिसीज पर्सन का ट्रांसपोर्टेशन भी वो शेड्यूल 3 में कवर होता है। चलो सिंपल है। Mr. S enter into agreement for sale of land to Mr. R for consideration.
शेड्यूल 3 में कवर होता है, इसलिए सप्लाई नहीं है, नो लेवी ऑफ जीएसटी, नो लेवी ऑफ जीएसटी। ABC developer sold fully furnished building to Mr. Sagar for valuable consideration, fully furnished है तो ये इंटेंडेड फॉर सेल भी नहीं है, तो नो लेवी ऑफ जीएसटी। चलो सिंपल था, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ खास पढ़ाने लायक है। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे अगर हम देखें, डिटरमाइन वेदर फॉलोइंग सप्लाईज अमाउंट टू कंपोजिट सप्लाईज और नॉट। ठीक है, होटल प्रोवाइड्स 4 days 3 nights पैकेज wherein facility of breakfast and dinner is provided along with room accommodation। ब्रेकफास्ट और डिनर along with रूम अकोमोडेशन। तो यहाँ पे बहुत से, यानी इवन ICAI का यहाँ पे ये व्यू है कि अगर होटल सर्विस के साथ ब्रेकफास्ट भी है और होटल सर्विस के साथ डिनर और अकोमोडेशन, ब्रेकफास्ट और डिनर भी है, तो वो सिचुएशन में वो कंपोजिट सप्लाई कहा जाएगा। और कंपोजिट सप्लाई कहा जाएगा तो प्रिंसिपल सप्लाई जो है रेंटिंग ऑफ रूम्स उसमें क्लासीफाई होगा। तो पहले केस में कंपोजिट सप्लाई। दूसरे केस में बेटा, अ टूथपेस्ट कंपनी हैज ऑफर्ड अ स्कीम फ्री टूथब्रश अलॉन्ग विथ टूथपेस्ट। ओके, तो फ्री टूथब्रश अलॉन्ग विथ टूथपेस्ट ये कंप्लीटली मिक्स सप्लाई है, नॉट डू नॉट क्वालिफाई एज अ कंपोजिट सप्लाई, उसे हम कहेंगे मिक्स सप्लाई है। मिक्स सप्लाई वो नॉट नेचुरली बंडल्ड है तो मिक्स सप्लाई माना जाएगा। सिंपल, इसमें कुछ स्पेशल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अग्रवाल कैरियर इज अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, GT है, एंगेज इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। As per general business practice, Agrawal Carrier also provides intermediary and ancillary services like loading, unloading, packing, unpacking, transshipment and temporary warehousing in relation to transportation of goods by road. With reference to the provision of GST law, analyze whether such services are to be treated as a part of GTA service, being a composite supply or as a separate supplies। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वो सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टर है। यहाँ उनका केस ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो ये ट्रांसपोर्टर है। अगर ट्रांसपोर्टर है इसका मतलब यहाँ पे उसके साथ बहुत सारी साथ साथ वाली एंसिलरी सर्विसेज भी वो देता है। एंसिलरी सर्विसेज में क्या देता है? लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, अनपैकिंग और वेयर हाउसिंग सर्विस भी देता है। तो अगर वो सभी साथ में दे रहा है तो क्या वो नेचुरली बंडल कहा जाएगा और क्या उसे कंपोजिट सप्लाई कहा जाएगा या नहीं जाएगा? चलिए, अब यहाँ पे क्या व्यू रहा है हम साथ में पढ़ते हैं। ओके, और आंसर को अरेंज करते हैं। सबसे पहले तो वो सेक्शन 230 में कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन दे रहे हैं। ओके, सेक्शन 230 में कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन दे रहे हैं। उसके बाद में GTA provide various intermediate ancillary services, loading, unloading, packing, transshipment, temporary warehousing, which are provided in the course of transport of goods by road. The service are not provided as independent service, but ancillary to principal service, namely transportation of goods by road. Invoice issued by GTA for providing the sold service includes the value of intermediary services. ये एक पॉइंट जो कंक्लूडिंग पॉइंट है, जो वो एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसमें उसकी प्राइजेस जो साथ साथ की लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन की प्राइजेस है वो इंक्लूडेड है। In view of this, if intermediary and ancillary service is provided in relation to transportation of goods by road and charges, if any, for such service are included in the invoice issued by GTA, such service would form a part of GTA service and being a composite supply, would not be treated as separate supply. However, if such incidental services are provided as separate services and charged separately, whether in the same invoice or separate invoices, they are treated as separate supply. थोड़ा मॉक टेस्ट पेपर में आंसर जो दिया वो, क्योंकि ये मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चन था, आंसर जो दिया उन्होंने दोनों तरफ से दिया। एक्चुअली मैं ये मानता हूँ एज अ ऑथर, देखो भाई मैं पहले कह रहा हूँ, जहां तक प्रैक्टिस की बात है तो मैं तो लड़ लेता हूँ अपनी बात के लिए, लेकिन जहां तक हम इसकी बात करें कि यस एग्जाम की, तो एग्जाम के केस में मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि जो अभी इंस्टीट्यूट ने अपने सजेस्टेड में मॉक टेस्ट पेपर में है वो फॉलो कीजिए। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे दोनों तरह से आंसर दिया। अगर वो कंबाइंड प्राइस लगाता है तो कंपोजिट, और अगर सेपरेट प्राइस लगाता है तो फिर कंपोजिट नहीं। मेरे हिसाब से ऐसा वेग व्यू नहीं लेना चाहिए, मेरे हिसाब से स्पेशली कह देता हूँ। क्यों? क्योंकि
एक्चुअली आपका सप्लाई कंपोजिट है या मिक्स है, या आप इनवॉइस में कैसे लिख रहे हो उस पर है ही नहीं। वो है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो नेचुरली बंडल्ड है या नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं कि ऑर्डिनरली ट्रांसपोर्टर जब सर्विस देता है तो लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग साथ में देता है, स्पेशली जब क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते हैं। तो अगर क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए या ट्रांसपोर्टर के भी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो वो कंपोजिट सप्लाई ये पैरा इनफ था। ओके, जनरल प्रैक्टिस में आप देखते हो। लेकिन जो सेकंड वाला पैरा इंस्टीट्यूट ने डाल दिया, अब ये सेकंड वाला पैरा कि भाई अगर सेपरेटली इनवॉइस में हो, इनवॉइस सेम इनवॉइस में सेपरेट हो तो नहीं बोला जाएगा। देखो कॉन्ट्रैक्ट ही सेपरेट है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब दो चीजें अलग अलग है, तो फिर तो ठीक है। पर अगर सेम इनवॉइस में एक साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो मेरे हिसाब से ये क्राइटेरिया ठीक नहीं है। पर भाई मेरे हिसाब अभी फॉलो मत करना, आप जो अभी इंस्टीट्यूट है वही फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अभी दोनों व्यू दे देना। डन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Satyameva Printer is a printing house registered under GST. It received an order for printing 5,000 copies of book on yoga and meditation authored by well-known yoga guru. The content of the book is to be provided by yoga guru to Satyameva Printers. It is agreed that Satyameva Printers will use its own paper to print the said book. You are required to determine the rate of GST applicable on supply of printed books by Satyameva Printer, assuming that rate of GST applicable on printing service 18%, whereas rate of GST applicable on supply of paper is printing 12%. अगर आपको एक CBIC क्लैरिफिकेशन याद होगा तो CBIC क्लैरिफिकेशन पे अगर प्रिंटिंग जॉब है और बुक्स का है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है सामने वाले बंदे की, हम दूसरी प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन में मतलब कंटेंट तो वो दे रहा है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। लेकिन अगर वो इन्वॉल्व होगा, हमने देखा था इन्वॉल्व टी शर्ट्स वगैरह होगी तो फिर वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्योंकि उसने सिर्फ लोगो दिया, बाकी तो हमने किया है। तो यहाँ बुक्स की बात चल रही है। दूसरा एक पब्लिशर का था, अगर वो हमें कंप्लीट पब्लिकेशन राइट देता है और सिर्फ हमारे से रॉयल्टी लेता है, अगर वो पब्लिकेशन राइट देता है रॉयल्टी लेता है तो फिर वो भी सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्योंकि मैं उसको वापस नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। इस डिस्कशन के बेस पर, इस पे आधारित हम ये आंसर देंगे। और नो डाउट केस पढ़ते ही आपके दिमाग में तो आ गया होगा, बुक्स का प्रिंटिंग है तो सप्लाई ऑफ सर्विस। पर लिखने का तरीका कैसे? पहले तो कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन दी गई, डायरेक्ट सीबीआईसी सर्कुलर उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, पहले कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन क्या है वो दिया गया, फिर सीबीआईसी सर्कुलर दिया गया कि सर बुक्स पैम्पलेट ब्राउचर इन्वॉल्व annual report leaflet cartoon boxes are printed with logo design name address or other content supplied by recipient of such printed goods are a composite supply. ओके ये तो सीबीआईसी सर्कुलर उन्होंने दिया। हाँ ठीक है ना, वो कंपोजिट सप्लाई होगा बात अलग है, पर वो गुड्स का है या सर्विस का है। अब बाद में सेक्शन 8A यूज किया गया। देखो दो इसमें क्या फर्क है, सेक्शन 230 में डेफिनेशन है कंपोजिट सप्लाई की और सेक्शन 8A में क्लासिफिकेशन है। मतलब अगर आपका सप्लाई कंपोजिट सप्लाई है तो प्रिंसिपल सप्लाई में क्लासिफाई होगा, ये दिया गया है। यानी आंसर देखो मटेरियल में पहला कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन, उसके बाद में सेकंड क्लैरिफिकेशन क्या कहता है, तीसरा 8A कैसे क्लासिफाई करोगे, चौथा प्रिंसिपल सप्लाई यानी क्या वो भी दिया गया, चौथा प्रिंसिपल सप्लाई मतलब जो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है वो भी दिया गया। और बाद में वापस सर्कुलर का रेफरेंस लिया गया कि अबव सर्कुलर फर्दर क्लैरिफाइड दैट कंपोजिट सप्लाई प्रिंटिंग ऑफ बुक्स पैम्पलेट ब्राउचर एनुअल रिपोर्ट एंड लाइक वेयर ओनली कंटेंट इज सप्लाइड by publisher or person who own the usage rights of intangible inputs while physical inputs including paper or printing belong to printer. Okay, तो ऐसे केस में सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पैरा तो आपको लिखना ही है, इसमें तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और लास्ट में कंक्लूजन, इसमें दूसरा ऑप्शन ही नहीं। अगर आपके पास टाइम नहीं बचा तो एटलीस्ट ये पैरा तो भी लिख देना, एज पर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, थोड़ा बहुत अच्छे से लिखकर। अगर आपके पास ये 5 मार्क का केस आया हुआ है और रिजनेबल टाइम है तो फटाफट डेफिनेशन
ओके उसके बाद में चलो ये दो थोड़ा बहुत आप कंबाइन भी कर सकते हो कि ये दो बार क्लैरिफिकेशन लिखने के बजाय एक बार ही लिख दिया एज पर सीबीएसई क्लैरिफिकेशन, ये पॉइंट कट भी कर दिया तो चलेगा, चलेगा। 8A का क्लासिफिकेशन, हाँ प्रिंसिपल सप्लाई की डेफिनेशन कट कर दी तो भी चलेगा। टाइम को ध्यान में रखते हुए आपको पॉइंट फिक्स करना है, लेकिन अभी पढ़ते वक्त तो अपने आप को ट्रेन करना है। तो पहला पॉइंट कंपोजिट सप्लाई, पूरा डिस्कशन कंपोजिट सप्लाई पे, क्योंकि सीबीएसई क्लैरिफिकेशन कंपोजिट सप्लाई को ध्यान में रखते हुए दिया गया, इसलिए पहला डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट सप्लाई, उसके बाद में यहाँ पे सेक्शन 8, उसके बाद में प्रिंसिपल सप्लाई की डेफिनेशन, उसके बाद में सीबीएसई क्लैरिफिकेशन, उसके बाद में कंक्लूजन कि सप्लाई सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा गिवन केस में। बस यही आपको लर्न नहीं करना है, आपको प्रॉपरली रीड करके अपने आप को ट्रेन करना है। टाइम पे बेटा वर्ड्स इधर उधर हो गए तो भी चलेगा, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, ठीक है। चलो डन। Now next question है, Mrs. ABC Limited provide following relating to information technology services. Compute the value of taxable service under GST, where GST rate is 99%. Development and designing of information technology software और sale of pre-pack software. Sale of pre-pack software. Important ये है कि डेवलपमेंट डिजाइनिंग ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, और ये सप्लाई ऑफ सर्विस है शेड्यूल 2 के हिसाब से, और उसके ऊपर जीएसटी आएगा। और प्री पैक सॉफ्टवेयर ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये इस पे मार्क्स है आपके, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है और उसमें भी सेम रेट है। चलो दोनों केस में सेम रेट है, इसलिए दोनों केस में सेम रेट पे जीएसटी आएगा, लेकिन नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग है, एक सप्लाई ऑफ सर्विस है, एक सप्लाई ऑफ गुड्स है। अगर रेट्स अलग अलग होते तो मैं अलग अलग लगाता, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, अगर आप पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2 पढ़ते हो तो उसमें ये लिखा है डेवलपमेंट डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग वगैरह ये सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। और मैंने अपने तरफ से एक्सप्लेन किया हुआ है, और मैंने अपने तरफ से ये एक्सप्लेन किया है कि अगर आप जो है प्रीपैक सॉफ्टवेयर या कैन सॉफ्टवेयर सेल करते हो तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है। डन। चलो ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Mr. P, located in Mumbai, is a technical consultant to many companies. He is a registered person under GST. He has been providing technical services to Alpha Limited, Nagpur since 2011. Consideration is settled for each assignment. On December 10, 2017, Alpha Limited has paid 10 lakhs to Mr. P on his promise of not providing similar technical services to any other business entity in India or abroad for a period of 10 years ending on December 2027. ठीक है। Mr. P is of view that 10 lakhs is not chargeable to GST. ठीक है। If not calculated liability of Mr. P, it cannot be recovered from Alpha Limited. A technical service provided by Mr. P is otherwise chargeable to GST at the rate 18%. ठीक है। अब ये अगर आप देखते हो तो ये आपको पैरा 5 पे फॉरबिरेंस, ओके, या आपको टॉलरेंस फॉरबिरेंस रिफ्रेनिंग फ्रॉम एन एक्ट, तो वो सप्लाई माना जाता है, तो उसके बेस पर ये दिया है। यहाँ सबसे पहले कोड किया गया शेड्यूल 2 पैरा 5E, और any consideration receiving agreeing to an obligation to refrain from an act is subject to GST. ओके, कुछ ना करना उसके ऊपर भी जीएसटी है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर नॉट कॉम्पीट एग्रीमेंट इज आल्सो कंसिडरेशन फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, ये सेकंड पॉइंट हो गया। Consideration of 10 lakhs received on promise of Mr. P not providing similar services to any other person for consideration, तो वो chargeable to GST रहेगा। Since GST is not separately collected, it is assumed that it is included 10 lakhs and consequently तो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल दी गई है। ओके, उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई और जीएसटी निकाल दिया गया। तो ये केस स्टडी में रिफ्रेनिंग फ्रॉम एन एक्ट पे ये केस स्टडी पूछा गया था। ठीक है, सिंपल केस स्टडी था। वेल,
नाउ ये केस स्टडी अच्छा केस स्टडी है, एग्जाम में आ सकता है. नंदीश्वर मैन्युफैक्चरर्स सेंड सर्टेन कैटेगरी ऑफ yarn फॉर प्रोसेसिंग टू द जॉब वर्कर. जॉब वर्कर को अंडरलाइन करो. द जॉब वर्कर अंडरटेक प्रोसेसिंग वर्क ऑन द yarn एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ नंदीश्वर मैन्युफैक्चरर्स. ड्यूरिंग द प्रोसेस जॉब वर्कर यूजेस हिज ओन मटेरियल्स आल्सो. ठीक है. द प्रोसेस yarn इज सोल्ड बाय नंदीश्वर मैन्युफैक्चरर directly from job work premises. Balance quantity of yarn and waste material is sent back by job worker to Nandishwar manufacturer. Job worker is of opinion that he is using own material also in the processing and hence supply of Nandishwar manufacturer is in the nature of supply of goods as well as services. Do you agree with the opinion of the job worker? अब ये पूरा जो डिस्कशन है एक जॉब वर्क की केस स्टडी है जो किसी और के गुड्स पे वो अपनी सर्विसेज दे रहा है. और जॉब वर्कर का ये मानना है, ध्यान सुनिएगा, जॉब वर्कर का ये मानना है कि वो पूरे प्रोसेस में कुछ गुड्स भी लगा रहा है, कुछ सर्विसेज भी लगा रहा है. अगर वो गुड्स और सर्विसेज दोनों भी लगा रहा है तो ऐसे सिचुएशन में वो सप्लाई कंबाइन है, बोथ है, गुड्स प्लस सर्विसेज का है. क्या आपका ये मानना सही है? कुछ नहीं. अगर इसका आंसर मैं देने जाऊँ तो एक लाइन में मुझे याद आ जाएगा और आपको याद होगा तो शेड्यूल 2 के हिसाब से पैरा 3 ये कहता है किसी और के गुड्स पे प्रोसेसिंग करना. मेन गुड्स किसी और का है, फिर क्यों ना आप अपने गुड्स भी लगा रहे हो पर मेन गुड्स किसी और का है तो वो सिचुएशन में वो ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा. ठीक है. पर आंसर को कैसे रंगाते हैं, कैसे कलरफुल करते हैं, तो चलिए यहाँ देखते हैं. पहले तो आंसर देखो, प्रेजेंटेशन का तरीका है, आंसर नो ऐसा भी स्टार्ट करते हो, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करो कि विजय तुमने जो बोला वो बिल्कुल सही नहीं है. द ओपिनियन ऑफ जॉब वर्क द ओपिनियन ऑफ द जॉब वर्कर इज नॉट फुल्ली करेक्ट. बिल्कुल एक लाइन में सीधा आंसर. इसका कभी कभी क्या फायदा होता है? इसका फायदा ये होता है कि आपका पहले लाइन का आंसर पढ़ लिया, मार्क्स वैसे ही फिक्स हो जाते हैं आपके. फिर अब कितने देना ये आगे अब एग्जामिनर चेक करता है कि कितने देना चाहिए आपको. तो ऐसे सिचुएशन में आपकी नो बोलते ही चलो वहां आपने कुछ कंक्लूड कर लिया, मार्क्स ले लिए. फिर कभी कभी ये भी साइकोलॉजी होती है कि आगे का फिर ऑफिसर ही आ गया मुंह में, एग्जामिनर फिर क्या चेक करना क्या नहीं करना, करना कि नहीं करना वो डिसाइड करता है. तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है. कोड क्या किया है? 71A कैपिटल ए, 71 कैपिटल ए जो क्लासिफिकेशन के बारे में कहता है और शेड्यूल 2 के बारे में कहता है. तो अब 71A की प्रोविजन यहाँ पे यूज की गई. फिर सोचना कि 71A की प्रोविजन क्या थी, नहीं याद आ रही है तो बुक ओपन करना. 71A की प्रोविजन यहाँ थी कि अगर कोई एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन सप्लाई हो जाता है सेक्शन 71 में, देखो अब हमारा चार्ट आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा. अगर वो सप्लाई हो जाता है अंडर सेक्शन 71 में तो ऐसे सिचुएशन में वो गुड्स का है सर्विस का, उसके लिए शेड्यूल 2 यूज किया जाता है. और शेड्यूल 2 में अगर आपको पैरा याद आ जाता है तो पैरा 3 है कि किसी और के गुड्स पे आपने कोई एक्टिविटी किया तो वो शेड्यूल 2 में सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी. तो पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट हो गया आपने शेड्यूल 2 के बारे में कह दिया. तीसरा, द जॉब वर्कर इन एडिशन टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रिंसिपल कैन यूज हिज ओन गुड्स प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ जॉब वर्क. दिस गुड्स आर नॉट अ सप्लाई पर से but being a use in processing activity carried out by it. Thus the activity undertaken by job worker in given case squarely fall within the purview of schedule 2 and वो यहाँ पे supply of service मानी जाएगी. इसको अंडरलाइन कर देना. तो जो यहाँ पे आपका पेपर चेक कर रहा है बेटा वो बस दो बातें चेक कर लेगा. कौन सी दो बातें चेक कर लेगा? एक तो आपने पहला लाइन ये कर लिया, दूसरा ये सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासीफाई होगा और सेक्शन अगर कोड कर सको तो अच्छी बात है. ओके तो ऐसे आप अच्छे से मार्क्स ले सकते हो. फिर से कहता हूं मार्क्स मिलते हैं, लेते आना चाहिए. ठीक है, चलो. वेल, next question. Mr. Raju and Mr. Aditya are running a partnership firm having goods S&T in stock. They decide to dissolve the partnership and goods S&T are taken over by Mr. Raju and Mr. Aditya respectively. The business is not continued further. Whether such takeover of stock be considered as a supply? स्टॉक भाई डिवाइड हो गए, स्टॉक रह गया. अब ये देखो मैं आपको बता देता हूँ. अगर आपको शेड्यूल 2 याद होगा पैरा 4 जिसके ऊपर हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया था, शेड्यूल
2 और पैरा 4 ये कहता है कि किसी की वजह से आपने जो सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, क्योंकि अब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व ही हो रही है, मतलब ही सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन है। तो अगर इफ यू सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, तो वो सिचुएशन में वॉट एवर द गुड्स इन द बिजनेस वो सप्लाई मान लिया जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी आएगा। ये शेड्यूल 2 पैरा 4 क्लॉज सी कहता है। उसके कुछ एक्सेप्शन है कि अगर बिजनेस आगे कंटिन्यू हुआ रिप्रेजेंटेटिव से या कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन से, तो फिर सप्लाई नहीं माना जाएगा। जहां तक मैं केस स्टडी पढ़ रहा हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें ये कुछ फैक्ट्स दिए गए कि बिजनेस आगे कंटिन्यू किया कि नहीं किया। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे यस बेटा डेफिनेटली ओके क्लॉज 4C शेड्यूल 2 ऑफ CGST एक्ट यहाँ कोट किया गया है। वही तरीका आंसर पढ़ते हैं अब। ओके तो वो क्या, पहले तो ये प्रोविजन क्या कहती है कि भाई क्लॉज प्रोवाइड वेयर द गुड्स सीजेस टू बी पर्सन सीजेस टू बी अंडरलाइन taxable person any goods forming a part of the set of any business shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of business। ये deemed to be supplied पे आपका अंडरलाइन चाहिए, ceases to be a taxable person पे आपका अंडरलाइन चाहिए। लेकिन उसमें प्रोविजो भी दी है कि अगर आप ओके ट्रांसफर एज अ गोइंग कंसर्न हो टू अनदर पर्सन या आपका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव कंटिन्यू कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ओके देयरफॉर इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ऐसे सिचुएशन में इन गिवन केस डिसॉल्व हुई और सजेस्ट टू बी ए टैक्सेबल पर्सन है, बिजनेस इज नॉट कंटिन्यूड, हेंस स्टॉक ऑफ एस एन टी इज ट्रीटेड एज सप्लाई एंड लायबल टू जीएसटी। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसमें आपको क्या याद रखना है कि आपको सिर्फ सेक्शन 4C क्लॉज नहीं देना है, उसका एक्सेप्शन भी देना है। बिजनेस कंटिन्यू हुआ तो जीएसटी नहीं आएगा, पर करंट केस में आपका बिजनेस कंटिन्यू नहीं हुआ है, इसलिए उस स्टॉक पे जो दोनों ने रख लिया उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। नीचे एक ऑथर नोट दिया है, मैंने पढ़ाते वक्त भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं, अभी तो एग्जाम में जैसा मैंने ऊपर दिया है वैसा ही लिखना है, लेकिन इस ऑथर नोट में मैंने ये कहा था कि शेड्यूल 2 का काम क्या सप्लाई है और क्या नहीं है, मतलब कौन सी एक्टिविटी सप्लाई है और कौन सी एक्टिविटी नहीं है, ये शेड्यूल 2 का काम है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 71A से शेड्यूल 2 आता है और सेक्शन 71A के वर्डिंग्स अगर आप पढ़ते हो तो 71A ये कहता है कि अगर आपकी कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन सेक्शन 7 के तहत सप्लाई हो गई होगी तो वो क्लासिफाई की जाएगी और वो क्लासिफाई एज अ गुड्स या सर्विस वो शेड्यूल 2 से क्लासिफाई होगी। अब ये जो डीम सप्लाई कंसेप्ट है ये शेड्यूल 2 में रखा गया है, तो मेरा सवाल आज भी ये है, ऑथर का सवाल ये भी है गवर्नमेंट को कि भाई शेड्यूल 2 के पास पावर ही नहीं है कोई एक्टिविटी को सप्लाई करने की, तो फिर ये सप्लाई कैसे माना जाएगा? क्लॉज सी तो सही नहीं है। अगर आपको ये सप्लाई मानना है तो इसको सेक्शन 7 में डाला जाए रादर देन सेक्शन 71A में, 71 में डाला जाए और कि 71A में ना डाला जाए। और व्हाट यूर इट में भी ये मेरा ओपिनियन है, आपको एग्जाम में यही लिखना है। ठीक है, डन, ओके, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंगद प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल as an incentive, Angad Private Limited pay an amount of 75,000 to its employees upon achieving a specified sales target. ठीक है, pays an amount, पैसा दे दिया। The incentive is a part of salary of employee and applicable tax is deducted at source as per the relevant income tax provision. Angad Private Limited is of view that GST is not leviable on such incentive paid to employed. Whether view taken by Angad Private Limited is correct? Perfectly correct. Yes. Yes. अब देखो, पहली बात तो ये जो है गिफ्ट नहीं है, काइंड में नहीं है, पैसा है। पैसा आप कितना भी दो, उसके ऊपर अगर ये इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं भी होता तो भी उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता। क्यों? क्योंकि शेड्यूल 1 पैरा 2 प्रोविजो कहती है गिफ्ट, काइंड में दिया तो वो अट्रैक्ट होता है। यहाँ तो उन्होंने अपने तरफ से ही बहुत सी बातें क्लियर कर दी। कौन सी बहुत सी बातें क्लियर कर दी? कि पहले तो पैसा दिया, दूसरा ये पार्ट ऑफ द सैलरी है, टीडीएस भी डिडक्ट किया गया, तो सभी चीजें एज अ पार्ट ऑफ सैलरी हुई तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। क्या कोट करना है हमें? शेड्यूल 3 कोट करना है। शेड्यूल 1
मैं ये कहना है कि इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ गिफ्ट, वो नेचर ऑफ गिफ्ट में नहीं है, वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है. ओके, इन फैक्ट इफ इट इज गिवन इंसेंटिव एज अ पार्ट ऑफ सैलरी एंड directly linked to the sales target, therefore service provided by employee in the return of incentive given is to them shall not be treated as supply. In light of our discussion GST is not leviable. Okay, ये इसके ऊपर GST नहीं आएगा. चलो next, Mr. Raj purchased goods from Mrs. XYZ Limited. Goods received by Mr. Raj is not as per his specification given by him to Mrs. XYZ Limited. Mr. Raj filed a complaint in Customer Dispute Redressal Commission and pay fees of rupees 2000 for registration of his complaint. Explain whether GST leviable on the fee charged for registration of complaint. अगर आपको याद होगा तो कंज्यूमर रिड्रेसल कोर्ट एक क्लैरिफिकेशन था कि कंज्यूमर रिड्रेसल के कमीशन जो है एक तरह का ट्रिब्यूनल ही माना जाएगा, और वो ट्रिब्यूनल माना गया है तो शेड्यूल 3 के हिसाब से कोर्ट की फीस जो है वो टैक्सेबल नहीं होगी. उसके बेस पे हमें लिखना है. अब आप देखो ट्रेन हो रहे धीरे धीरे. पहले मैं क्या लिखूंगा, पहले मैं कलेक्ट कर लेता हूँ. क्या क्या करूंगा, पहले कलेक्ट कर लो कि मैं शेड्यूल 3 लिखूंगा, उसके बाद मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा और उसके बाद में कंक्लूजन दूंगा. हो गए, पॉइंट फिक्स हो गए. शेड्यूल 3 क्लैरिफिकेशन और कंक्लूजन. अब शेड्यूल 3 क्या दूंगा कि भाई कोर्ट की फीस सप्लाई नहीं मानी जाएगी. चलो हो गया, अपने ओन वर्ड्स में भी लिखा तो भी चलेगा. दूसरा क्लैरिफिकेशन ये कहता है कि कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ये ट्रिब्यूनल माना जाएगा. ओके, और इवन दो हाँ ये पॉइंट है कि भाई डायरेक्टली आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं होगा, पर इट ये वर्ड आना चाहिए आपका, दे क्लोथ विद द कैरेक्टर ऑफ ट्रिब्यूनल. ये सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन है. इसलिए ओके यहाँ पे वो जो भी पेनल्टी वगैरह लगाते हैं या फीस लगाते हैं ओके उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा. शैल नॉट अट्रैक्ट द जीएसटी, जीएसटी नहीं आएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, whether Venus Music World charge a late fee as a penalty for late return of DVD compact disc to its customer. Will the late fee charge for to its customer is considered as a part of consideration? Yes बेटा. शेड्यूल पहली बात तो मैं कह देता हूँ कि सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स. सर्विस की डेफिनेशन एनीथिंग, कुछ भी चार्ज किया अदर देन गुड्स, मनी और सिक्योरिटी सर्विस मानी जाती है. शेड्यूल 2 के हिसाब से कोई भी एक्ट और टॉलरेंस चार्जेस, भाई तुमने विद इन टाइम नहीं ला के दिया तो ये टॉलरेंस चार्जेस है, ये सप्लाई सर्विस माना जाएगा और वो लेट फी इंटरेस्ट पे जीएसटी आएगा. डन, ओके. हेलो, वेल नेक्स्ट बेटा, मिस्टर ए imported goods from UK worth rupees 2,80,000 यहाँ पे import किया गया. Some goods are deposited in public custom license warehouse in Mumbai by executing bond. After depositing within 30 days, Mr. A sold the same goods to Mr. B Pune for 31,000. Part sale हुआ है from customs license warehouse in Mumbai. Explain whether sale by Mr. A to Mr. B treated as supply and GST is leviable or not. Whether GST is payable on such warehouse goods or not. पहली बात तो मैं आपको कह दूं कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. अगर आपको शेड्यूल 3 याद होगा, उसमें पैरा 8A याद होगा, तो अगर वेयर हाउस सेल होती है, कस्टम वेयर हाउस सेल होती है, तो वो सप्लाई नहीं कहा जाता है. ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, CGST अमेंडमेंट एक्ट वगैरह ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस शेड्यूल 3 में लिख लिया, दैट्स इनफ. Therefore, in given case, Mr. A to Mr. B not considered as a supply. But when goods are cleared from customs license warehouse, ख्याल रहे, अगर क्लियर होने के बाद Mr. B liable to pay IGST to government for importation of goods as importer at the time of filing bill of entry. वो तो ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस जो है कस्टम्स आपने पढ़ा होगा या हम कस्टम में पढ़ेंगे कि एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस आपको ACD 37 तो देना ही पड़ता है, IGST तो देना ही पड़ता है, वो इश्यू नहीं है. हाँ, लेकिन जो वेयरहाउस सेल हुई उसके ऊपर GST नहीं आएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिस्टर जेड अ सप्लायर रजिस्टर्ड इन हैदराबाद तेलंगाना procure goods from China and directly supplies the same to customer in US. With reference to provision of GST law, examine whether the said activity of supply of goods by Mr. Z to customer in US is taxable under GST. If yes, determine the place of supply of the same. ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई इसमें है, ओके वो तो ठीक है, पर इंपॉर्टेंट देखो क्या है. Mr. Z, a supplier registered Telangana, procure goods from China and directly supplies the same to customer and हाई सी सेल कर दिया. हाई सी सेल कर दिया तो अगेन शेड्यूल 3 पैरा 8 हमें हेल्प करेगा, और शेड्यूल 3 हमें हेल्प करेगा, और वो इस CGST एक्ट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी 2018. और अगर गुड्स डायरेक्टली सप्लाई हो रहा है फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस ऑफ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया, तो वो सप्लाई नहीं कहा जाएगा, शेड्यूल 3 में कवर होता है. Thus it seeks to exclude from the tax net such transaction will involve movement caused by a registered person from one non-taxable territory to another taxable territory. Therefore, in view of our mentioned provision, the said activity not supply, hence it is not leviable to GST. Supply is taxable, even chargeable to GST. Therefore, since transaction is not leviable to GST, question of place of supply does not arise. थोड़ा इसको सिंप्लीफाई मैनर में भी कर सकते हो कि शेड्यूल 3 में कवर होता है, पैरा 8 में कवर होता है. ओके, पैरा 8 में कवर होने की वजह से जो है यहाँ पे नॉन टैक्सेबल टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी अगर हाई सी सेल हो जाता है विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया, सॉरी पैरा 7 में कवर होता है विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया, तो ऐसे सिचुएशन में वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा, और वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा तो क्वेश्चन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई डज नॉट अराइज. सिंपल था, कोई इसमें ट्रिकी पॉइंट्स तो नहीं थे. नेक्स्ट बेटा, मोहनदास इंटरनेशनल एंटर्ड इनटू अ ट्रांजैक्शन फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम अ वेंडर लोकेटेड इन इटली. ठीक है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड है. ड्यू टू फाइनेंशियल इशू मोहनदास इंटरनेशनल वाज नॉट इन अ सिचुएशन टू क्लियर द गुड्स अपॉन पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी. Mohandas International sold the goods to Radhakrishnan Export House by endorsement of title of goods. While the goods were in high sea, agreement further provided that Mohandas International जो है shall purchase back the goods in future from Radhakrishnan Export House. Discuss the taxability involved. अब वो फ्यूचर में जब खरीदेगा तब खरीदेगा, अभी तो हाई से सेल हो गई. तो अगेन शेड्यूल 3 क्या कहता है देखो, हाई सी सेल ट्रांजेक्शन, देखो लिखने का तरीका, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ कंसाइनी टू अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल to goods after goods have been dispatched from the origin located outside India but before claims for home consumption shall not be considered as a supply under GST. ठीक है, इतना आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं भी लिखे, आपने इतना भी लिखा कि एज पर ओके शेड्यूल 3 पैरा 7 8 जो भी होगा, वेयर हाउस होगा, हाई सी सेल होगा, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी होगा, आप पैरा कोड कर दो, दैट्स इनफ. इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, इवन दो आईसी है मटेरियल में होगा, पर आप सिंपल वर्ड में लिखा तो भी चलेगा. Thus, the sale of goods by Mohandas International to Radhakrishnan Export House is high sea sale not liable to GST. Further, import duty includes IGST shall be payable by Radhakrishnan Export House at the time of clearance of goods at the port of import. In case goods are sold back by Radhakrishnan Export House to Mohandas International at subsequent point of time, then same shall be treated as domestic sale transaction. उसके ऊपर GST आएगी. तो यहाँ क्या होगा कि राधाकृष्णन एक्सपोर्ट हाउस जब क्लियर करेगा तो एसीडी 37 का, एसीडी 37 एडिशनल कस्टम ड्यूटी सेक्शन 37 का, तो IGST तो उसके ऊपर लगना ही है, ऑब्वियसली लगना है. ओके, और जब आगे फ्यूचर सेल होगी तो डोमेस्टिक सेल होगी तो उसके ऊपर तो GST आगे लगेगा. डन. ओके, नेक्स्ट देखो वो क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर प्रोवाइड बस सर्विस, मील कूपन, टेलीफोन एट रेसिडेंस, गिव व्हीकल फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज, यूनिफॉर्म एंड शूज टू एम्प्लॉय. एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ GST. एम्प्लॉयर ने इन एडिशन टू सैलरी अपने एम्प्लॉय को बहुत कुछ दिया. मेरे ऐसे एम्प्लॉय मिलता कहाँ है, बस सर्विस, मिल कूपन, टेलीफोन, रेसिडेंस, गिव व्हीकल फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज, यूनिफॉर्म, शूज वगैरह. तो फिर इसके GST के इम्प्लीकेशन क्या है भाई, एक आपका सवाल है GST के इम्प्लीकेशन क्या है, चलो याद करते हैं.
हमने शेड्यूल 1 पैरा 2 पढ़ा था कि अगर कोई भी चीज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन है तो एम्प्लॉयर अगर इन अ फाइनेंशियल ईयर 50,000 से ज्यादा गिफ्ट देता है एम्प्लॉय को, तो वो केस में वो सप्लाई माना जाएगा और टोटल वैल्यू पे जीएसटी आएगा। लेकिन हमने साथ साथ में शेड्यूल 3 भी देखा था, और शेड्यूल 3 ये कहता है कि यहाँ पे इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा तो जीएसटी नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे सेक्शन 7(2) ऑफ सीजीएसटी एक्ट रीड विद शेड्यूल 3, एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय टू हिज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय in the course of employment, then it is not called as supply. Also para 2 of schedule 1, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया 50,000 के ऊपर तो वो सप्लाई माना जाएगा। इन गिवन केस सर्विस मील कूपन एक्सेट्रा प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, देन नो जीएसटी पेबल, बट if it is provided as a gift and not a part of employment, GST is payable for value exceeding 50,000. देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। पहला पॉइंट कि शेड्यूल 3 क्या कहता है, पॉइंट कलेक्ट करते हैं। शेड्यूल 3 क्या कहता है, दूसरा पॉइंट शेड्यूल 1 क्या कहता है, तीसरा पॉइंट आपका कंक्लूजन। कोई बड़ा ओके ट्रिकी क्वेश्चन तो नहीं था। ऐसे क्वेश्चन हो गए तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से संभाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट केस देखो। Diligent Force, a professional training institute, gets its training material aptitude quotient printed from Durga Printing House, a printing press. Content of the material is provided by the Diligent Force, who own usage right of the same, while physical inputs including paper used for printing belongs to Durga Printing House. Ascertain whether supply of training material by Durga Printing House constitute a supply of goods or supply of services. Again, बेटा इसके जैसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, ये रिपीटेड है क्वेश्चन। तो आपको उस जैसा हमने पहले देखा वो भी एक तरीका है लिखने का कि यहाँ डायरेक्ट सर्कुलर पर, तो तब हमने क्या देखा, कंपोजिट सप्लाई, जो तरीका है कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद में सेक्शन 8A का क्लासिफिकेशन, उसके बाद में प्रिंसिपल सप्लाई की डेफिनेशन, उसके बाद में सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन, उसके बाद में आपका जो है वो बुक प्रिंटिंग किया गया। तो ये इसमें फिजिकल इनपुट्स यूज किए पर कंटेंट उसका था, इसलिए सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाए, और आपका कंक्लूजन। ओके, तो वही फॉर्मेट में आपको कंप्लीट करना है। डन, ओके। चलिए, नाउ नेक्स्ट, there are 5 members in JV including the operating member, and each one of them contribute 2 lakhs as a part of their share. तो ये क्वेश्चन देखिए, रनिंग फैक्ट्री is purchased for 10 lakhs. One of the operating member use its personal machine for production to support its expansion of JV. Explain whether cash call is taxable or not under GST law. Cash call मतलब उन्होंने जो है 2 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए, वो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। अगेन क्लैरिफिकेशन है, और अब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन डायरेक्टली यूज किया तो भी चलेगा। एज पर सीबीएसई क्लैरिफिकेशन आपको नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, डेट याद रखने की जरूरत नहीं। Whether cash call in JV is taxable depends on facts and circumstances of each case. Normally, cash call in JV is a transaction in money and not treated as supply of goods. अब देखो यहाँ even though आंसर में मैंने डायरेक्टली ओके इन मनी और हेंस नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, लेकिन आप थोड़ा इसको रंगा सकते हो, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन को कि सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। पॉइंट नंबर 2, डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सक्लूड द ट्रांजेक्शंस इन मनी। और फिर एज पर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन इस पे आ सकते हो। अरे पहले लॉ एक्सप्लेन किया, फिर इस पे आ गए, कहा गया कि भाई कैश कंट्रीब्यूशन जो है जस्ट प्योरली ट्रांजैक्शन इन मनी है, बट बी पार्ट है, बट इफ कैश कॉल पुल बाय जेवी टुवर्ड्स सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम अ मेंबर or third party is in the nature of consideration, then it's treated as advance supply of service, hence it attract GST. पर कभी कभी जो जेवी का मेंबर होता है, पार्टनर होता है, वो बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, हाँ मैं सर्विस दूंगा आपको, मैं सर्विस दूंगा, मैं ये प्रोवाइड करूंगा, वो प्रोवाइड करूंगा। तो ऐसे सिचुएशन में फिर वो सप्लाई ऑफ सर्विस का नेचर ले सकता है।
ये 2 पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किए. Therefore, money paid for cash for purchase of factory is merely in the nature of capital contribution and treated as transaction in money. ये आपके ध्यान में होना चाहिए. लेकिन in second case, one member uses its own machine is therefore providing service within the scope of supply of service. हाँ, एक मेंबर ने मशीन दिया है तो वो सर्विस के स्कोप में आएगा. Operating member is recovering costs appropriated towards machinery and services from JV member in the participating interest ratio. जो भी उसको पैसा मिल रहा है पर वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा. तो ये एक सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन के बेस पे छोटी सी केस स्टडी थी. ठीक है. नेक्स्ट केस देखो. Diligent Force, a professional training institute, gets its training material aptitude quotient printed from Durga Printing House, a printing press. Content of the material is provided by the Diligent Force, who own usage right of the same, while physical inputs including paper used for printing belongs to Durga Printing House. Ascertain whether supply of training material by Durga Printing House constitute a supply of goods or supply of services. Again, बेटा इसके जैसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं. ये रिपीटेड है क्वेश्चन. तो आपको उस जैसा हमने पहले देखा वो भी एक तरीका है लिखने का कि यहाँ डायरेक्ट सर्कुलर पर. तो तब हमने क्या देखा, कंपोजिट सप्लाई, जो तरीका है कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद में सेक्शन 8A का क्लासिफिकेशन, उसके बाद में प्रिंसिपल सप्लाई की डेफिनेशन, उसके बाद में सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन, उसके बाद में आपका जो है वो बुक प्रिंटिंग किया गया. तो ये इसमें फिजिकल इनपुट्स यूज किए पर कंटेंट उसका था इसलिए सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाए और आपका कंक्लूजन. ओके, तो वही फॉर्मेट में आपको कंप्लीट करना है. डन. ओके. वेल, नेक्स्ट प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम है. देखिए, Jaskaran, a registered supplier of Delhi, has made a following supplies in the month of January 2020. ठीक है. उसके बाद में यहाँ दिया है सप्लाई 20,000 पैकेजेस ऑफ 30 ईच टू शुकीजा गिफ्ट शॉप टू पंजाब. अब ये बंदा दिल्ली का है और वो पंजाब सप्लाई कर रहा है, मतलब स्पेशल ये इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है. और अगर ये इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है तो इसके ऊपर लगेगा IGST. ठीक है. ईच पैकेज कंसिस्ट ऑफ 2 चॉकलेट्स, 2 फ्रूट्स, जूस बॉटल एंड पैकेट्स ऑफ टॉय बलून्स. और ये बेटा मिक्स सप्लाई है. ये बात तो सही है कि ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है, मिक्स सप्लाई है. और 30 रुपए का एक पैकेज दे रहा है मिक्स सप्लाई का, तो इसके ऊपर हाईएस्ट रेट लगेगा. यहाँ ये बात भी क्लियर हो जाती है. तो 6 लाख रुपए इंटू इसमें का जो भी हाईएस्ट रेट होगा हम नीचे देखेंगे उसके ऊपर GST लग जाएगा. ठीक है, IGST लगेगा. दूसरा वो कहते हैं 10 जनरेटेड हायर्ड आउट टू मोरारजी बैंक्वेट चंडीगढ़ इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जनरेटर 1000 फॉर ईच जनरेटर फॉर जकरसन वेयर हाउस टू ओके मोरारजी बैंक्वेट हॉल. उसने 10 जनरेटर हायर किए, जो 10 जनरेटर हायर्ड आउट मतलब किसी और को हायर पे दिए, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड था. तो जब आप जनरेटर किसी को हायर करते हो तो ट्रांसपोर्टेशन ये पार्ट ऑफ सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई है, तो वो कंपोजिट सप्लाई का ही पार्ट माना जाएगा. पर पहले केस में गुड्स का सप्लाई हुआ, ख्याल रहे. दूसरे केस में सर्विस दी, उसने जनरेटर सर्विस को हायर पे दिया. तीसरा पॉइंट, 500 packages each consist of 1 chocolate, 1 fruit juice bottle given as a free gift to Delhi customer on occasion of Diwali. फ्री गिफ्ट दिया तो ख्याल रहे. पहले तो ये देखो कि ये सप्लाई है या नहीं है. सेक्शन 71A की अगर हम बात करें तो सेक्शन 71A में ये सप्लाई नहीं है. क्यों सप्लाई नहीं है? क्योंकि फॉर कंसिडरेशन नहीं है, किसी भी तरह का कंसिडरेशन इसमें अवेलेबल नहीं है. फिर अगर हम देखें सेक्शन 71C शेड्यूल 1 में, तो शेड्यूल 1 में पहला पैरा कहता है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ एनी बिजनेस असेट. अब स्टॉक है आपका, वो भी बिजनेस असेट है. अगर ट्रांसफर किया और IT से लिया हो तो सप्लाई माना जाएगा. तो आपने फ्री गिफ्ट दिया है तो सप्लाई माना जाएगा. पैरा 2 कहता है अगर आपने एम्प्लॉय आपने रिलेटेड पार्टी को या अदर एस्टेब्लिशमेंट को DDP को फ्री दिया, तो ये तो रिलेटेड पार्टी नहीं है ना प्रिंसिपल एजेंट है. ओके, ये जो है कस्टमर को दिया गया दिवाली गिफ्ट,
तो ऐसे केस में अगर आईटीसी लिया तो इसके ऊपर हम जीएसटी लगाएंगे। तो नीचे ब्रैकेट में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी गई है ये हम जरूर देखेंगे। The cost of each package is 12, but the open market value of such package of goods and goods of like kind and quality is not available. Input tax rate has not been taken on the items contained in the package. ITC उसने नहीं लिए हुए हैं, बात खत्म, फिर जीएसटी नहीं आएगा। बाकी छोड़ दो, वो वैल्यूएशन का पार्ट है, गुड्स ऑफ लाइक काइंड और क्वालिटी वगैरह, वो वैल्यूएशन का पार्ट है। पर हमारा तो ये सप्लाई ही नहीं है ना। क्यों सप्लाई नहीं है? क्योंकि जब आईटीसी नहीं लिए तो सप्लाई कहाँ से कहा जाएगा। Next, fourth number, catering service provided free of cost for Elderson's business inaugural functions in Delhi. Cost of providing said services rupees 55,000, but the open market value of such service and of service like kind and quality is not available. अब एल्डरसन जो है ये रिलेटेड पर्सन हो जाता है, और सन तो ऑलवेज फैमिली मेंबर है। हाँ, ब्रदर सिस्टर ग्रैंड पेरेंट वगैरह हो गए तो डिपेंडेंट होगा तो ठीक है, अदरवाइज वो रिलेटेड नहीं कहा जाता है। तो सन तो ऑलवेज रिलेटेड में आता है। उसके मैरिज में कैटरिंग सर्विस दी। कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सेम सर्विस इज 55,000, बट ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सर्विस लाइक नॉट अवेलेबल। यहाँ थोड़ा वैल्यूएशन के प्रिंसिपल यूज किए जो मैं वैल्यूएशन चैप्टर में कवर करूंगा, कि अगर आपने सप्लाई किया, ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है या लाइक काइंड और क्वालिटी अवेलेबल नहीं है, तो वो सिचुएशन में जो भी कॉस्ट है उसका आपको 110% लेना पड़ता है। जिसमें कह रहा हूँ सुन लेना, रूल 30 लगता है यहाँ पे। रूल 30 ये वैल्यूएशन चैप्टर में मैं कवर करूंगा। आगे वो क्या कहते हैं देखो, जो भी अमाउंट दी गई वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। थैंक यू, मतलब इंक्लूडिंग जीएसटी ने एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। You are required to determine GST liability, CGST, SGST or IGST as the case may be. Jackerson for the month of January, Jaskaran for the month of January 2020 with the help of following additional information. अब ख्याल रहे, ये चौथा ट्रांजेक्शन IGST का नहीं है, क्योंकि ये चौथा ट्रांजेक्शन यहाँ पे अपने दिल्ली में दिया गया, इसलिए ये ट्रांजेक्शन CGST और SGST में जाएगा। पहला ट्रांजेक्शन IGST में जाएगा। ठीक है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है, वो भी देख लेते हैं। अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी है? पेनल्टी ऑफ ₹10,000 वाज कलेक्टेड फ्रॉम सुखीजा गिफ्ट शॉप फॉर पेमेंट रिसीव्ड विथ अ डिले ऑफ 10 डेज। ठीक है, 10,000 की पेनल्टी मिली, यानी टॉलरेंस चार्जेस है। और अगर ये टॉलरेंस चार्जेस है, पेनल्टी मिलते हैं तो इसके ऊपर जीएसटी आता है। और किससे मिला बेटा? जिसको हमने पहला जो सुखीजा गिफ्ट शॉप है उससे मिला। तो ऐसे सिचुएशन में ये 6 लाख और ये 10,000। आगे में सेक्शन 15(2)D में पढ़ा होगा वैल्यूएशन चैप्टर में, कि कोई भी लेट फी पेनल्टी मिलती है तो वो वैल्यूएशन का पार्ट माना जाता है, क्योंकि वो टॉलरेंस चार्जेस माना जाते हैं। तो ये ऐड हो गया एज अ पार्ट ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जनरेटर फ्रॉम Jaskaran warehouse to customer premises is arranged by Jaskaran through a goods transport agency who pays the tax 12%. Assume ओके ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जीटीए सर्विस ली जिसके ऊपर उसने 12% का टैक्स दिया। ये मैं क्यों ले रहा हूँ 12%? रिवर्स चार्ज का चैप्टर अगर वो ले, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का चैप्टर अगर हम ले, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर जीटीए 12% वाला ऑप्शन ले रहा है तो फिर हमें रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो हमने जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली, सामने वाले ने 12% का टैक्स लगाया हुआ है, ये रिवर्स चार्ज चैप्टर में है। तो सामने वाले ने 12% का टैक्स लगाया, तो रिवर्स चार्ज में हम टैक्स पे नहीं करेंगे। और अलग अलग सर्विस और गुड्स के यहाँ पे रेट दिए हुए हैं। चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमको यहाँ पे इसकी जीएसटी लायबिलिटी निकालना है। सिचुएशन, पर्टिकुलर्स, कैलकुलेशन एंड जीएसटी एलिमेंट। ठीक है, तो जीएसटी एलिमेंट पहले हमने 6 लाख का माल सप्लाई किया था, कंपोजिट सप्लाई है बेटा, नोट भी हम जरूर देखेंगे, कंपोजिट सप्लाई है तो लगेगा IGST। अब 18% कैसे लिया? तो हाईएस्ट रेट जो है बेटा क्या क्या था उसमें, अगर आप देखते हो तो उसमें थी चॉकलेट, फ्रूट्स, जूस बॉटल और बलून। तो चॉकलेट, जूस, बलून और जूस बॉटल जो भी है, तो इसमें से हाईएस्ट रेट आ रहा है 18%, क्योंकि मिक्स सप्लाई है, इसलिए मैं 18% का रेट लगाऊंगा। उसके बाद में पेनल्टी जो टॉलरेंस चार्जेस है वो भी 18%, क्योंकि वो इसका ही पार्ट है। वैल्यूएशन, ये पॉइंट थोड़ा समझने की कोशिश करना। वैल्यूएशन चैप्टर में सेक्शन 15(2)D आता है और वो कहता है कि लेट फी और पेनल्टी ये ओरिजिनल ट्रांजेक्शन का ही पार्ट माना जाता है। अगर ओरिजिनल ट्रांजेक्शन 18% पे हुआ तो ये भी ट्रांजेक्शन 18% का ही माना जाएगा।
सुनिए मेरी बात, ये भी ट्रांजेक्शन 18% का माना जाएगा। डिटेल डिस्कशन वैल्यूएशन चैप्टर में है, तो यहाँ पे इसको भी 18% का जीएसटी आएगा। दूसरी बात, यहाँ जो मैंने कैलकुलेशन किए हैं अगर आप ये देखते हो तो वैल्यूएशन चैप्टर में ये अगर आप पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा आपको। वैल्यूएशन चैप्टर में सेक्शन 15(2)D जो है उसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि जो भी लेट फी और पेनल्टी मिलती है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ऑलवेज मानी जाती है। सेक्शन 15(2)D में वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, एक्चुअली ये प्रॉब्लम वैल्यूएशन के बाद लिया तो ज़्यादा अच्छा है, ओके, पर चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में आपने फिर से देख लेना। तो वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाता है, तो ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाएगा, ओके, और इतना अमाउंट जो है यहाँ पे लिया जाएगा। रेंटिंग बेटा नो डाउट, ओके, रेंटिंग कंपोजिट सप्लाई, उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड है, हम अलग नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कंपोजिट सप्लाई है। और यहाँ पे रेंटिंग का जो रेट दिया है वो 18% दिया है, तो ये भी 18% से पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ये तो ही बात आईजीएसटी, क्योंकि ये अदर स्टेट में हमने सप्लाई किया, ये चंडीगढ़ में किया था रेंटिंग। जहां तक फ्री गिफ्ट की बात है उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि वो सप्लाई नहीं है, लेकिन फैमिली मेंबर में रिलेटेड में पैरा 2, आई रिपीट पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 के हिसाब से अपने ही मेंबर को अगर सर्विस दिया तो मैंने कहा था आपको 110% आपको लेना पड़ता है, ये रूल 29 कहता है वैल्यूएशन का। तो ये वैल्यूएशन चैप्टर में बहुत सारी चीजें इसकी कवर्ड है, तो रूल 29 ये कहता है तो सप्लाई माना जाएगा और उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। नीचे नीचे बेटा नोट्स बहुत डिटेल में दी है, आप अगर नोट्स पढ़ोगे तो जैसा यहाँ पे सबसे पहले तो कंपोजिट सप्लाई कब कहा जाता है, हाँ सॉरी मिक्स सप्लाई कब कहा जाता है, सॉरी पहला मिक्स सप्लाई कब कहा जाता है, क्योंकि पहला सप्लाई मिक्स सप्लाई था, तो मिक्स सप्लाई कैसा कहा जाता है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा 8B के हिसाब से, उसका क्लासिफिकेशन हाईएस्ट रेट में होगा, ये हमने देखा। सेक्शन 15(2)D जैसा मैंने कहा कि भाई 15(2)D में वो जो पेनल्टी वगैरह वो इंक्लूसिव माना जाएगा, और पेनल्टी हाँ इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी आएगा, तो ये हमने यहाँ पे देखा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी से रिलेटेड। उसके बाद में हाँ ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट मैं एग्जाम्शन चैप्टर में करूंगा, आपको अभी नहीं समझेगा, मैं एग्जाम्शन चैप्टर में लूंगा, पर बस अभी इतना ही बता देता हूं कि सामने वाला जीटीए जब आपको बिल लगाता है, थोड़ा ये पॉइंट समझ लेना, ओके, आप शॉप ओनर हो, ओके, और आपने अपने कस्टमर को कोई भी गुड्स देने के लिए या सर्विस देने के लिए किसी जीटीए की सर्विस ली, तो अगर किसी जीटीए की सर्विस ली तो वो तो 12% में, इसलिए रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, ये रिवर्स चार्ज चैप्टर में कवर है। और जहां तक है ये आगे जब रिकवर करता है जो भी वैल्यू होगी, वैल्यू समझ लो 1 लाख, और ये जब जीटीए फ्रेट रिकवर करता है सामने वाले से 10,000, तो ये तो शॉप ओनर है ना बेटा, ये तो इसकी तो जीटीए सर्विस नहीं है, तो शॉप ओनर है, तो ये शॉप ओनर है, और फ्रेट जब रिकवर करता है तो ये जीटीए नहीं बोला जाएगा, ये जो फ्रेट है ये वैल्यू का ही पार्ट माना जाएगा, और टोटल 1,10,000 जो भी गुड्स और सर्विस 1,10,000 पे वैल्यू पे टैक्स आएगा। इसका डिटेल डिस्कशन एग्जाम्शन चैप्टर में मैं कवर करूंगा। पर जो भी सर्विस प्रोवाइडर फ्रेट रिकवर कर रहा है या शॉप ओनर फ्रेट रिकवर कर रहा है वो जीटीए नहीं माना जाता है, वो आपके सप्लाई कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस का ही पार्ट माना जाता है। ठीक है, डन। चलो उसके बाद में यही दिया गया है इस नोटिफिकेशन में। फिर 8A में क्लासिफिकेशन कंपोजिट सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई और 18% का रेट लगेगा। नोट्स को थोड़ा शॉर्ट कर लेना, कोशिश करना घर पे, इतना अगर नोट्स लिखते बैठे तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, लेकिन कोशिश करना शॉर्ट करने की, ये तो जैसा एग्जाम में थी वैसे मैंने कवर की, पर आप शॉर्ट करने की कोशिश करना। उसके बाद में शेड्यूल 1 पैरा 2 के हिसाब से अगर आपने रिलेटेड पर्सन को सप्लाई किया तो वो सिचुएशन में जीएसटी आएगा, और सन ये रिलेटेड पर्सन माना जाएगा, मेंबर ऑफ सेम फैमिली। उसका वैल्यूएशन यहाँ पे रिलेटेड पर्सन को होता है, तो उसका वैल्यूएशन रूल 28 में रीड विथ रूल 30, ये वैल्यूएशन चैप्टर में पढ़ा होगा, रूल 28 रीड विथ रूल 30 है, जिसमें 110% का यहाँ पे नहीं लिखा है रूल 30, पर वैल्यूएशन चैप्टर जो है, वैल्यूएशन चैप्टर हो गया होगा तो आपको पता है, नहीं तो वैल्यूएशन चैप्टर में कवर्ड है कि रूल 28 रीड विथ रूल 30 में 110% का वैल्यूएशन इसका होगा।
और जीटीए के केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, उसकी नोट है। थोड़ा शॉर्ट कर लेना तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, मेन पॉइंट्स इसमें कवर कर लेना, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार करना। Power Engineering Private Limited, a registered supplier, is engaged in providing expert maintenance and repair service for large power plants that are in the nature of immovable property, situated all over India. The company has its head office at Bangalore. ठीक है, तो रजिस्टर्ड सप्लायर है पावर इंजीनियरिंग, रिपेयर सर्विस इन द नेचर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जनरली वो रिपेयर्स और मेंटेनेंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैरी आउट करते हैं। सिचुएटेड ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्टिविटी करते हैं। द कंपनी हैज इट हेड ऑफिस एट बैंगलोर एंड कर्नाटका एंड ब्रांच ऑफिस इन अदर स्टेट। हेड ऑफिस बैंगलोर में है, कर्नाटका में, और अदर स्टेट में ब्रांच ऑफिसेस है, ठीक है। द वर्क डन इज इन फॉलोइंग मैनर। कंपनी हैज सेल्फ contain mobile workshop which are containers truck fitted out for carrying out the repairs. कंपनी का अपना वर्कशॉप कंटेनर ट्रक है। The truck are equipped with various item like equipments, consumables, tools and parts etc. एक आपको क्लैरिफिकेशन याद होगा तो ट्रक मूव हो रहा है, उसके साथ उसके इक्विपमेंट टूल्स अटैच हो रहे हैं, अगर एक क्लैरिफिकेशन आपको याद होगा तो। The truck is sent to the client location for carrying out their repair work, ठीक है। क्लाइंट लोकेशन पे जाता था। Depending upon the repairs to be done, the equipment, consumables, tools, parts are used from the stock of such item carried out in the truck, ठीक है। In some cases, stand-alone machine also sent to the client premises in such truck for carrying out repair work. मतलब सिर्फ टूल्स नहीं, कभी कभी मशीन भी जाती थी for repair works. The customer is billed after completion of repair work depending upon the nature of work and actual quantity of consumable parts used in the repair work, ठीक है। मतलब कितना रिपेयर वर्क किया उसके बेस पे उसका बिलिंग होता था। Sometime truck is sent to a company's own location in other state from where it further sent to client location for repairs. कभी कभी अपने ही ब्रांच को वो शिफ्ट होता था जहाँ से फर्दर वो क्लाइंट प्लेस पे जाता था, ठीक है। Workout GST liability, CGST, SGST or IGST as the case may be, of Power Engineering Private Limited, Bangalore, on the basis of the facts as described below, ठीक है। अब देखो पहला, ट्रक सेंड टू ओन लोकेशन इन तमिलनाडु, अपने ही लोकेशन को ट्रक भेजा गया। वैल्यू ऑफ आइटम कंटेन इन ट्रक और वैल्यू ऑफ ट्रक, जहां तक आपको सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन याद होगा, याद होना ही चाहिए। अगर ट्रक अदर स्टेट में हमारे ही एस्टेब्लिशमेंट को जा रहा है तो उसके ऊपर वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, जिसका नोट आपको लिखना पड़ेगा, और स्टॉक पे जीएसटी आ जाएगा जो उसमें स्टॉक जा रहा है। तो ये सप्लाई है और इस पे जीएसटी आएगा, ओके, वो आईजीएसटी आएगा, अदर स्टेट में जा रहा है इसलिए, लेकिन यहाँ पे वैल्यू ऑफ ट्रक पे नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट, ट्रक सेंट टू क्लाइंट लोकेशन इन तमिलनाडु फॉर कैरिंग आउट द रिपेयर्स, ये डायरेक्ट क्लाइंट लोकेशन पे जा रहा है। स्टैंड अलोन मशीन ऑल्सो सेंट इन अ ट्रक टू क्लाइंट लोकेशन फॉर रिपेयर्स। वैल्यू ऑफ आइटम कंटेन इन ट्रक 2,85,000। वैल्यू ऑफ स्टैंड अलोन मशीन एंड वैल्यू ऑफ ट्रक, स्टैंड अलोन मशीन पे भी जीएसटी नहीं आएगा और वैल्यू ऑफ ट्रक पे भी जीएसटी नहीं आएगा, ओके, क्योंकि दोनों सीबीआईसी सर्कुलर है। अगर आपको याद होगा तो जरूर पढ़िएगा। मैंने पैरा यहाँ पे जब हमने पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 लिया, उसके नीचे 2 नोटिफिकेशन दिए थे कि अगर आपका अदर स्टेट में ट्रक जा रहा है उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता है। वैल्यू ऑफ ट्रक जो है उसमें मशीन, सेकंड क्लैरिफिकेशन था मशीन वगैरह, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आ रहा है। हाँ, अब इसमें ट्रक में जो गुड्स थे, आइटम थे, उसके ऊपर आएगा क्या, आता है, लेकिन ये जो है पहले एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल में फर्क क्या है। पहले एग्जाम्पल में आइटम हमने बेचे नहीं थे या कोई सर्विस के लिए नहीं जा रहे थे। पहले एग्जाम्पल में आइटम्स जो गुड्स थे वो हमारे ही डायरेक्टली गुड्स हमारे ही ब्रांच में जा रहे थे, तो जो डीडीपी था, इसलिए वो सप्लाई है एज पर पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1। लेकिन अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्लाइंट को गुड्स भेज रहा हूँ, तो इंपॉर्टेंट है मेरा बिलिंग कैसा है, क्योंकि मैं तो सर्विस, रिपेयर सर्विस दे रहा हूँ।
ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो नीचे ये कह रहे हैं कि बिलिंग ऑफ द रिपेयर्स टू बी डन आफ्टर डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल आइटम इज यूज। मतलब क्या, बिलिंग रिपेयर का बनेगा ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अब जब, क्योंकि ये जो आइटम्स यूज किए गए, ये आइटम्स क्लाइंट प्लेस पे यूज किए गए, तो ये आइटम पे एज अ सप्लाई ऑफ गुड सर्विस नहीं आएगी, इस पर भी टैक्स नहीं आएगा एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। क्यों? क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी पे मैं रिपेयर्स मेंटेनेंस करता हूं, आई रिपीट, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे मैं रिपेयर्स और मेंटेनेंस करता हूं, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आता है। और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में कितना भी गुड्स होने दो, क्यों ना वो अदर स्टेट जा रहा है, पर कितना भी गुड्स होने दो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में पूरा कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस में जाएगा, उसमें कितना भी गुड्स यूज करो। इसलिए जो आपका बिल बना होगा वो सब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का बिल बना होगा, और वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के बिल में ये मटेरियल की कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगी, जो बिलिंग वैल्यू आपको आगे पता चलेगी, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड होगी, तो अभी इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। फिर से एक बार बता दूं, पहले एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल में डिफरेंस है कि यहां मैं कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का बिल नहीं बना रहा हूं, वहां आइटम्स अपने ही ब्रांच को भेज रहा हूं, इसलिए वो गुड्स का सप्लाई है, उसे एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स जीएसटी आएगा। यहाँ मैं डायरेक्ट क्लाइंट को भेज रहा हूँ और क्लाइंट को मैं डायरेक्ट सर्विस दे रहा हूँ, तो इस सर्विस में यूज होने वाले गुड्स सर्विस की वैल्यू में कवर हो जाएंगे, इसलिए यहाँ ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में ट्रक सेंट टू क्लाइंट इन कर्नाटका फॉर कैरिंग आउट रिपेयर्स, वैल्यू ऑफ आइटम्स कंटेन इन ट्रक 1,06,000। वैल्यू ऑफ ट्रक जो है, ओके, ये जो है इस पे ट्रक पे तो नहीं आएगा, और आइटम्स कंटेन इन ट्रक जो है, तो अगेन ये पार्ट ऑफ द रिपेयर्स कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाएगा। नेक्स्ट, इनवॉइसेस रेस फॉर रिपेयर वर्क कैरिड आउट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो वर्क कैरी आउट किया था क्लाइंट के लिए, उसका इनवॉइस रेस किया 70 लाख का, इंक्लूडिंग द इनवॉइस फॉर रिपेयर डन इन बी, जिसमें बी में जो रिपेयर हम कर रहे हैं उसमें, और इनवॉइस कर्नाटका, कर्नाटका ये इंट्रा स्टेट है तो इसमें भी वो इंक्लूडेड रहेगा। इन शॉर्ट ये मटेरियल पे भी जीएसटी नहीं आएगा, और आउटवर्ड सप्लाई उन्होंने दे दिया है, जीएसटी रेट दे दिया रिपेयर्स के, ट्रक वगैरह पे, और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पे ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आइटम सेंड टू कंटेनर ट्रक ऑन लोकेशन, ऑन लोकेशन पे 12% आईजीएसटी 36,000 आ गया ऑन लोकेशन पे, ट्रक पे वैल्यू पे कोई जीएसटी नहीं, अपने क्लाइंट प्लेस पे हम आइटम पे जीएसटी नहीं लगाएंगे, ट्रक पे जीएसटी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्ट बिल बनने वाला है और बिल में वो डायरेक्ट आइटम की वैल्यू रहेगी, इसलिए उसमें कवर किया जाएगा। उसके बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट रिपेयर्स में जाएगा या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा। अगर आप रिपेयर्स में क्लासीफाई करते हो तो 12% का रेट है, अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्लासीफाई करते हो तो 18% है। अब बेटा ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया कि जो भी है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे एक्टिविटी होने वाली है, रिपेयर और मेंटेनेंस। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी पे रिपेयर्स और मेंटेनेंस है तो वो तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में ही जाएगा, इसलिए 18% का रेट यहाँ पे लगाया गया, और यहाँ पे भी 18% का रेट लगाया गया है। तो इस तरह से जीएसटी निकाला गया। प्रॉब्लम तो इजी है, ये प्रॉब्लम तो इजी है बेटा, इंपॉर्टेंट है नोट, नोट केयरफुली पढ़ना। जैसे हम अगर नोट पढ़े तो मैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे एज पर 25(4) ऑफ शेड्यूल 1, मूवमेंट ऑफ गुड्स विदाउट एनी कंसिडरेशन टू डिस्टिंक्ट पर्सन इज अ सप्लाई, 25(4) का लिया, ओके, तो डीम डिस्टिंक्ट पर्सन कवर होता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर दिस शैल बी डिटरमाइन एज पर रूल 28A, वैल्यूएशन रूल 28A के हिसाब से है। जो भी उसकी मार्केट वैल्यू वो वैल्यूएशन में कवर होता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो है इंटरस्टेट सप्लाई है सेक्शन 10(1) से, ये आईजीएसटी में कवर होता है। देयरफॉर ये इंटरस्टेट सप्लाई होने की वजह से, प्लेस ऑफ सप्लाई होने की वजह से आईजीएसटी लगेगा। अब मैंने तो बहुत डिटेल में दिया, आपको सिंपल वे में बताओ गया, आपने कैसे इसको शॉर्ट करना। सप्लाई एज पर सेक्शन 25(4), सप्लाई टू ओन ब्रांच कॉल्ड एज डीडीपी सप्लाई एंड टैक्सेबल, fall under the scope of GST. Point number 2, as per rule 28, value should be open market value and it is a interstate supply and IGST is payable. That's all. इतना शॉर्ट में आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आप इसको ध्यान से पढ़ो।
ये डिस्टिंग पर अगेन वो डिस्टिंग, अब देखो यहाँ क्या गड़बड़ है, यहाँ पे भी 25 4 लिया है, यहाँ पे भी 25 4 लिया है। कभी कभी आप कॉमन नोट भी बना सकते हो एग्जाम में, ओके ऐसा लिख सकते हो, कॉमन नोट्स एंड स्पेशल नोट्स। कॉमन नोट्स बार बार क्यों मैं उसमें टाइम ये करूंगा, बार बार मैं डिस्टिंग पर्सन को सप्लाई क्यों 2 बार पैरा लिखूंगा, आप कॉमन नोट्स लिख सकते हो ना, और बाद में स्पेशली जो हमें बोलना है वो आप कवर कर सकते हो कि मैं IGST क्यों लगा रहा। तो मैंने इस पे यहाँ CBSE क्लैरिफिकेशन है कि ट्रक वगैरह अपने ही लोकेशन को सप्लाई किया तो उसके ऊपर GST नहीं आएगा, उसके साथ मशीन वगैरह सप्लाई किया तो उसके ऊपर GST नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा, ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा, ये पॉइंट भी आपका कवर होना चाहिए। ओके, और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस क्लासीफाई होता है। और सेक्शन पैरा 6 के हिसाब से वो ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस क्लासीफाई होता है। IGST 7, ठीक है। तो ये अगर आप नोट्स थोड़ा कंसाइज करोगे तो ज़्यादा अच्छा, एग्जाम के पहले आपको जो है लिखना आसान होगा। जो जो कॉमन नोट है वो कॉमन डाल दो, और जो स्पेशल नोट्स है वो स्पेशल नोट डाल दो, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। ये क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन 59 जैसा ही है, तो आप 59 मेरे साथ पढ़ चुके हो, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपने सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो ये आपने सॉल्व कर लेना। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, और आज का सेशन भी हम यहाँ एंड करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है बेटा। तो आगे का डिस्कशन क्वेश्चन चैप्टर 3 पे हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। डन, ओके, थैंक यू। आई होप आपने ये पूरा क्वेश्चन डिस्कशन एंजॉय किया होगा, ठीक है।